उस समय स्वर्ण मंदिर के अंदर आतंकवादियों ने अपना अड्डा जमा लिया था। तो हमको जब मिलिटेंट के विरुद्ध काम करना होता था, इंफॉर्मेशन मिलती थी, तब दो काम मुख्य रूप से हमें करने पड़ते थे। एक तो उनसे अपने को बचाना है जी, दूसरा बात अगर पकड़ लें तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता था वो न मर जाए, क्योंकि उस समय एक और चला था कि साइनाइड रखते थे वो लोग अपने पास। कि मैं थोड़ा दूर था, स्टेट पुलिस वाले डेड बॉडी उठाने लगे, उनके नीचे उन्होंने आईडी लगा रखी थी और वो उनमें भी हमारे दो पंजाब पुलिस के साथी भी शहीद हो गए। कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ या जब उनको वहाँ से भागना पड़ा तब आप वहीं थे? हाँ, मैं वहीं था। कैसे एक जन्नत जहन्नुम में तब्दील हो जाती है वो हमने अपनी आंखों से देखा। उस समय जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह डिफंक्ट थी। तो उनके पास हमें बहुत बड़े बड़े पोस्टर मिले और इस पोस्टर में भारत का नक्शा बना हुआ था। भारत का नक्शा बना के ये गर्दन जो है उसको काट के रखा हुआ था उसमें, और जगह जगह खंजर भोंके हुए थे। एक जवान छुट्टी के लिए कह रहा था, छुट्टी जाना है, तो उसको ये कहा कि भाई 3 दिन बाद कानवाई जाती, रोज कानवाई नहीं चलती थी, तो तुम चला जाना। वहाँ रास्ते में फायरिंग हो गई और वो क्योंकि उसकी बहन की शादी थी तो वो उसमें शहीद हो गया। तो फिर हमने कहा ठीक है, अब हम कसम खाते हैं कि जिन्होंने ये काम किया उसको निपटाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। सो कमल सर, थैंक यू सो मच आज तरुण शर्मा शो में आने के लिए, और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप आए आज और हमसे बात करेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे सीआरपीएफ के। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी, और वैसे भी तरुण के साथ आके मुझको भी तरुणाई महसूस हो रही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। तो सर शुरू करें आज का कार्यक्रम प्लीज। सर मुझे थोड़ा सा आपने कब सीआरपीएफ ज्वाइन किया जी, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, और सीआरपीएफ और आर्मी में फ़र्क क्या है, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि सीआरपीएफ और आर्मी दोनों सेम ही चीज़ हैं। तरुण जी, ये जो प्रश्न आपने पूछा है वो अधिकतर लोगों का प्रश्न होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म वो देखते हैं तो वो ये डिफरेंस नहीं कर पाते, क्योंकि अभी तो एक ही जैसी यूनिफॉर्म है। बिल्कुल। तो आर्मी और सीएपीएफ, अभी पहले एक्चुअली आपको बताऊं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीएपीएफ और आर्मी और स्टेट पुलिस, इसमें क्या अंतर है। आर्मी तो आप जानते हैं, आर्मी है, उसका अलग है। पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस का ये है, जैसे असम राइफल जो है हमारे यहाँ एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसमें सभी लोग डेपुटेशन पर आर्मी से आते हैं। अच्छा, आर्मी से जो बेस्ट लोग होते हैं उनको चुन के उसमें डाला जाता है। उसमें जो अपना डेपुटेशन के लिए विलिंगनेस देते हैं तो वो असम राइफल जो आप सुनते हैं, वो जी असम राइफल जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स है। सीएपीएफ में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, ये सब फोर्सेज जो हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंडर के एक अम्ब्रेला के अंदर ये सब आते हैं। ओके। तो ये है, तो आर्मी का अलग एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आर्मी जैसे बाहर से कोई एग्रेशन हो तो उसको रोकने के लिए आर्मी है, उसकी उसी तरह से अब पूरी तैयारी होती है। उसमें आर्मी है लैंड के लिए, एयरफोर्स है, नेवी है, इस तरह उनके रिसोर्सेज उतने हैं क्योंकि उनको बाहरी आक्रमण से लड़ना है। बॉर्डर पर बीएसएफ और है, आईटीबीपी है इंडो तिब्बत बॉर्डर पर, एसएसबी है नेपाल बॉर्डर वगैरह। तो ये बेसिकली है, और उनका काम जो उधर से इन्फिल्ट्रेशन होता है उसको रोकने के लिए, और दूसरा अगर थोड़ा बहुत एग्रेशन हो तो उसको छुटपुट, अगर कोई इस तरह का एग्रेशन हो उसको रोकने के लिए बॉर्डर पर ये जो बॉर्डर फोर्सेज हैं वो रहती हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ओके, तीनों। एंड सर सीआरपीएफ का क्या वो रहता है एरिया ऑफ वर्क? सीआरपीएफ बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। अच्छा। तो इंटरनल सिक्योरिटी में जैसे कश्मीर का हो गया, या पंजाब प्रॉब्लम थी पूरी, या नॉर्थ ईस्ट में है, या ये छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
यहाँ जो इंटरनल सिक्योरिटी या LWE है उसमें जो काम हो, या कहीं अचानक जरूरत पड़े, कहीं आप देखते हैं दंगे भड़क जाएं, तो CRPF का ही अंग है एक रैपिड एक्शन फोर्स, RAF, रैपिड एक्शन फोर्स। वो आपने नीली डांगरी वाली फोर्स देखी होगी। हाँ, डंडे लेके जो होते हैं, डंडे भी लेते हैं, और उनके पास सब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि ज्यादा बल बिना प्रयोग किए और वो भीड़ को तितर बितर करते हैं। वो जो आपने नीली डांगरी की दिल्ली में देखी होगी फोर्स। जी 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 बिल्कुल। तो सर आपने CRPF कब ज्वाइन किया? मैंने 14 अगस्त 1986 में CRPF ज्वाइन की, और माउंट आबू में एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, वहां मैंने ज्वाइन की CRPF। अच्छा, तो सर इसका जो डेपुटेशन होता है या जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसका कुछ आप बता सकते हैं कि CRPF अगर किसी को ज्वाइन करनी हो तो कैसे करें? CRPF में आप 3 तरह से, जो एग्जीक्यूटिव फोर्स है उसको ज्वाइन करने के 3 तरीके हैं। आप कांस्टेबल के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जिसकी वैकेंसी निकलती हैं। आप उसमें फिजिकल होता है, फिर रिटन एग्जाम होता है, फिर मेडिकल होता है, और आप अगर मेरिट में आ जाते हैं तो आपको उसके लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर के रूप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी प्रोसीजर यही है पूरी तरह से। इसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में, एक अधिकारी के रूप में आप CRPF ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए UPSC से आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, रिटन एग्जाम UPSC क्लियर करना पड़ता है। हाँ, UPSC का एक अलग एग्जाम होता है। और उसके बाद इसमें आपका फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, फिर इंटरव्यू है, और आपका सिलेक्शन इसके जरिए। तो आपने कब ज्वाइन किया, उससे शुरू करते हैं दोबारा से। मैंने 14 अगस्त 1986 ज्वाइन किया माउंट आबू में इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी, जो जहाँ CRP के अधिकारियों की पहले ट्रेनिंग होती थी, वो वहाँ मैंने ज्वाइन किया। जैसे आर्मी की तो हमने बहुत सुना है ट्रेनिंग के बारे में कि भाई मतलब शरीर एकदम टूट जाता है, तो CRPF की भी ट्रेनिंग वैसी हार्ड होती है? अब देखिए, जो हमने की है वो तो ट्रेनिंग की इंतहा थी। अच्छा। सुबह 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक का प्रोग्राम रहता है, जहाँ एक आम युवा को और एक अधिकारी के रूप में वो परिवर्तन करते हैं। तो आप जैसे घर में हैं तो आप उठेंगे, फिर आराम से उठ के फिर जो भी आपकी दिनचर्या है वहाँ है। जैसे हम लोगों का था दोपहर में खाना खाने के बाद सोना, फिर ये सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ जाने के बाद एकदम रूपांतरण हो गया। 4 बजे आप उठें, पहले करीब 2-2.5 किलोमीटर एक वेपनरी जहाँ वेपन रखे जाते हैं वहाँ से वेपन लेके आओ। वेपन ले जाके अपने ग्राउंड में रखो, फिर ग्राउंड से फिर आओ, फिर यूनिफॉर्म चेंज करिए, फिर PT होती थी, फिर उसके बाद फिर वापस आओ, फिर यूनिफॉर्म पहनो, फिर वेपन क्लासेज होती थी, फिर आप आओ, फिर उसके बाद आप इंटरनल क्लासेज जो लॉ और दूसरी चीजें हैं वो सब पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, इसमें एजुकेशन भी चलती रहती है आपके साथ साथ? एजुकेशन जो हमारे जो दिनचर्या में जो हमारी ड्यूटी में काम आने वाली हैं, जैसे मैनेजमेंट क्या है, दूसरा CRPF का इंटरनल मैनेजमेंट किस तरह रखा जाता है उसके बारे में, प्लस बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है और लॉ है उसके बारे में जानकारी है। अच्छा, ठीक है। तो आपकी पहली डेपुटेशन कहाँ हुई सर, जब आप पढ़ाई आपकी हो गई पूरी हो गई और ये ज्वाइन किया? तो पहली पोस्टिंग उस समय पंजाब जो है पीक पर था, पंजाब मिलिटेंसी पीक पर थी। तो वहाँ अभी तक याद है वो 4 अगस्त 1987 को पहली बार मैं अमृतसर पहुंचा, और अमृतसर से सीधा मुझे रिसीव किया, और मेरी जो कंपनी, क्योंकि हम लोग असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में ज्वाइन किया था, तो कंपनी कमांडर जो है उसके रूप में मैं, अभी याद है मुझे कि कृष्णानगर वहाँ एक जगह थी, वहाँ मैं गया। अच्छा सर, वहाँ पे आप कितने साल रहे और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा थ्रू आउट दैट पीरियड? जहाँ पे मुझे बचपन में याद है जब हम लोग वैष्णो देवी जाते थे तो हमें पंजाब क्रॉस करना होता था दिल्ली से, और तब हम लोग इतना डरते थे उस एरिया से निकलने में। हम लोग सब एक ही 10-15 गाड़ियां एक साथ निकलती थी, और पुलिस हर जगह लगी हुई होती थी, और
वो लोग भी 10-10 गाड़ियों का एक जत्था ऐसे छोड़ते थे कि भाई आप ठीक है, आप सेफ है, आप निकल सकते हो। तो क्या एक्सपीरियंस था आपका सर वहाँ पे? पाकिस्तान इनको जो आतंकवादी थे उनको पूरा सपोर्ट कर रहा था, वेपन उधर से आ रहे थे, सारी चीजें हैं पाकिस्तान का। तो उस समय मिलिटेंसी पीक पर थी और वहाँ सीआरपीएफ का एक्टिव रोल था, मतलब पूरी तरह से। तो आप मिस्टर केपीएस गिल के उसमें थे? हाँ, मैं जब वो डीजी सीआरपीएफ रहे जी, तब उनके साथ काम, नजदीक से काम करने का मौका मिला। और उससे पहले जब पंजाब पुलिस में भी थे, वो वहाँ हमारे आईजी भी रहे हैं सीआरपीएफ में, केपीएस गिल, तो उनके साथ। तो सर थोड़े से अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहें उस टाइम के, कि क्या हुआ, कैसे कोई आप ऑपरेशंस के ऊपर? वहाँ तो जिस तरह का आतंकवाद था, तो जैसे हम लोग गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर के आसपास, उस समय स्वर्ण मंदिर के अंदर आतंकवादियों ने अपना अड्डा जमा लिया था और वहां से वो आते जाते रहते थे और बाहर निकल के हथियार भी उनके पास थे। तो जब भी फिर उसके बाद एक ब्लैक थंडर ऑपरेशन भी हुआ था, आपको याद होगा, जहां एक डीआईजी की हत्या कर दी थी, तो उसके बाद एक ब्लैक थंडर ऑपरेशन हुआ था वहां जी। तो उस समय सबसे ज्यादा हॉट अमृतसर था, क्यों अमृतसर से पंजाब बॉर्डर लगा हुआ है, तो वहाँ बहुत हथियार आ रहे थे। तो हमको जब मिलिटेंट के विरुद्ध काम करना होता था, इंफॉर्मेशन मिलती थी, तब दो काम मुख्य रूप से हमें करने पड़ते थे। एक तो उनसे अपने को बचाना है जी, और उनको मारना है। दूसरा बात, अगर पकड़ लें तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता था वो न मर जाए, क्योंकि उस समय एक और चला था कि साइनाइड रखते थे वो लोग अपने पास। अच्छा, साइनाइड का कैप्सूल तुरंत खा लेते थे। अच्छा। तो फिर उसके साथ ये दो चीजें होती थी, एक तो हमें उनकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी, और दूसरा जो आम जनता है उसको कहीं कहीं ये लोग इसको बरगला भी देते थे कि इसको पुलिस ने मार दिया, इसको सीआरपी ने मार दिया। तो उससे रोकने के लिए हम इस बात का विशेष ध्यान रखते थे। तो सर आपको पहली बार एक्शन देखने को कब मिला पंजाब में? पंजाब में जिस दिन मैंने ज्वाइन किया जी, उस दिन सीधा, मतलब इवन बटालियन हेडक्वार्टर भी नहीं गए हमको सीधा कंपनी में गए। दूसरे दिन बटालियन हेडक्वार्टर में गए तो वहाँ हमारे एक वहाँ डिप्टी कमांडेंट ऑपरेशन थे श्री रावत साहब, तो उन्होंने बुलाया और उन्होंने बता दिया, भाई ऐसे ऐसे आज से ही आपका ऑपरेशन शुरू है। तो पहले दिन से ही हमारे ऑपरेशन शुरू हो गए थे, पहले दिन से ही। तो सर आपने किसी उसमें ऐसे जो वहाँ पे भी नॉन टेररिस्ट उस टाइम पे थे, जो बड़े बड़े नाम थे पंजाब में जो जिनका दबदबा था, तो उनमें से किसी के साथ आपका कभी एनकाउंटर हुआ? वहाँ हमारे बहुत एनकाउंटर हुए, जिसमें कई मिलिटेंट्स मारे भी गए और हमारे साथ जो थे। फिर वहाँ रोज का दिनचर्या थी। जैसे एक दिन, अब आप देखिए जिंदगी को कितना करीब से, जंडियाला गुरु एक जगह है रैया और अमृतसर के बीच में, तो वहाँ मेरा कंपनी डिप्लॉयड की। तो एक दिन सडनली मिला कि वहाँ उन्होंने 3 लोगों को मार दिया है, लोकल लोगों को, सिविलियन। तो मैं पहुंचा वहाँ, तो वहाँ पहुँच के हम देख ही रहे थे, तो इतनी देर में स्टेट पुलिस भी वहाँ आ गई, स्टेट पुलिस। अब आप देखिए कि मैं थोड़ा दूर था, स्टेट पुलिस वाले डेड बॉडी उठाने लगे, उनके नीचे उन्होंने आईडी लगा रखी थी, और अच्छा। तो उनमें भी हमारे 2 पंजाब पुलिस के साथी भी शहीद हो गए। आईडी मतलब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। जो देखिए 2 तरह की एक्सप्लोसिव डिवाइस होती हैं, एक तो मतलब फैक्ट्री में बनती हैं, उसको स्टैंडर्डाइज है, वो बन के आएंगी फैक्ट्री में। जैसे एक उदाहरण के लिए लीजिए कि आप तो कोई चीज एक बनी हुई होती है और कोई चीज हम अपने हिसाब से घर पे बनाते हैं, घर पे बना लेते हैं, या फिर किसी से DIY, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। तो ये जैसे पंजाब में है, पंजाब में वो कहते हैं भाई कि मारुता चलती थी उन दिनों, जो मारुति, एक तो आपकी मारुति है, एक वो जुगाड़ वुगाड़ करके मारुता बना लेते थे। अच्छा। तो उसको मारुता कहते थे, जो ट्रैक्टर वैक्टर का लगा के और पीछे बैठने की जगह बना के, तो वो हंसी मजाक में उसे, तो एक तरीके का जुगाड़ू माइन कहा जा सकता है उसको। हाँ, जुगाड़ू है, क्योंकि वो फैक्ट्री में नहीं बनती, अपने हिसाब से आप बनाते हैं कहाँ उसको एक्सप्लोजन उसका करना है, तो उस हिसाब से वो
तो आपके 2 जवान वहाँ पे शहीद हाँ, हुए? हमारे पंजाब पुलिस के थे वो। अच्छा। तो अब जैसे वहाँ है हमारी, जैसे आपने सही कहा कि अभी आपकी बसेज आती थी, जत्थे में आती थी, फिर उनको एक कानवाई बना के निकालते थे, रोड को क्लियर करना पड़ता था। और प्लस जैसे वहाँ हमारे मोर्चाएं, अब रात को इतनी नफरी नहीं होती थी कि रात को भी वहाँ रहें। जैसे आप लोग निकल जाते थे जब सेफ चीज़ें, तो हम लोग जैसे वापस आए तो वापस आके सुबह हमें ये डर लगा रहता था कि ये आईडी न लगा दें। अच्छा। भाई आप जाएंगे, उन्हें मालूम है। हाँ। और वो कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे आईडी को आप किसी भी तरह से, जैसे आपने यहाँ जब मिलिटेंसी चल रही है, आपने सुना होगा कि ट्रांजिस्टर बम आप ये एडवर्टाइजमेंट करती थी यहाँ तो सर पुलिस। टचवुड ये मतलब एक डरावना सपना सा ही है। नहीं तो पहले, अभी अगर मैं 10-12 साल पहले भी चला जाऊँ या 15 साल पहले, तब तक दिल्ली में किसी भी भीड़ वाली जगह में जाने में भी डर लगता था कि यार यहाँ बॉम्ब हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है। आपने देखा ही सरोजिनी नगर का केस हुआ था। सरोजिनी नगर का केस हुआ, चांदनी चौक में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। जी 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 जी। तो उस टाइम तो काफी हालात खराब थे। अब आप सोचिए कि हम पंजाब में थे तो वहाँ कहते थे तो जैसे एपिक सेंटर है। हाँ, जहाँ से पूरी तरह से वो था। तो सर वहाँ पे डिफिकल्टी क्या आती है जब आप ऐसे एरियाज में होते हैं, जैसे आप पंजाब में ही थे? अब वहाँ पे तो मुझे लगता है कि क्या वहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी उनको सपोर्ट करते हैं या वो उसके अगेंस्ट होते हैं और वो आपको खबरें भी देते हैं? देखिए, शुरुआत जब हुई थी तो उस समय तक तो ये था कि जो पुलिस स्टेशन थे उनमें शाम होते ही ताले लग जाते थे, मतलब वो बंद करके अंदर बंद हो जाते थे। अच्छा। क्योंकि देखिए, कोई भी जो इस तरह की इंसर्जेंसी शुरू होती है तो जब तक उसको पब्लिक सपोर्ट नहीं होता तब तक वो शुरुआत नहीं होती उसकी। लेकिन पंजाब के बारे में हम लोग सौभाग्यशाली थे कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ओके। तो उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। जो भी सपोर्ट था रूरल एरिया में वो उन्होंने बंदूक के जोर पर लिया था। तो मतलब लोकल पब्लिक आपको सपोर्ट करती थी, क्योंकि उसमें भी तो खालिस्तानी सपोर्टर होते होंगे। लोकल पब्लिक खुलेआम सपोर्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनको ये भी डर लगा रहता था कि भाई देखो, फोर्सेस का सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनका कोई वैसे नुकसान नहीं होगा, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि वो दिल से चाहते थे कि आतंकवादी यहाँ से चले जाएं, क्योंकि आतंकवाद ने वहाँ, जो आपने भी अगर आज सुना होगा कि हर एक घर में घुस जाते थे, बहन बेटियों के साथ गलत काम करते थे, पैसे एक्सटॉर्शन शुरू कर दिया था, वो सारी चीजें थी उनकी। तो वो दिल से तो चाहते थे कि आतंकवाद खत्म हो, लेकिन डर के वजह से अगर उनको ओपनली मालूम पड़ गया कि भाई इसने थोड़ी इंफॉर्मेशन दी है तो वो तो उनके ऊपर तो कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं है, वो तो हत्यारे हैं। जैसे आपका उस टाइम पे सबसे बड़ा सपोर्ट वहाँ पे लोकल जो पुलिस थी, जो पंजाब पुलिस थी, वो होती होगी, और उसमें भी तो खालिस्तानी सपोर्टर होते होंगे। जालंधर में पीएपी का जो हेडक्वार्टर था उसमें ही अटैक हो गया था, या आप एक एसएसपी को उसके ऑफिस में ही विस्फोट करके मार दिया गया था। तो वो तो है ही कि जब तक अंदरूनी मिली भगत ना हो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन जनरली नहीं होता है ऐसा। एक दो केस, एक जैसे कहते हैं ब्लैक सीप या काली भेड़, वो सब जगह होती हैं, तो वो भी पंजाब पुलिस में भी 2-4 रही थी। सर अभी कैसा लगता है आपको? अभी रिसेंटली आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं या देख भी रहे होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप इससे इतना क्लोजली कनेक्टेड रहे हैं, इस सब आपने देखा है। आपको अभी न्यूज़ आने लग गई है, खालिस्तानी जो सपोर्ट है वो दोबारा से बढ़ने लग गया है और डिमांड भी दोबारा से शुरू होने लगी है। थोड़ा सा डर भी बैठ रहा है लोगों के अंदर वहाँ पे दोबारा। हाँ, बात आपकी सही है। देखिए, इसमें इंटरनेशनल थोड़ा सा एंगल भी हमको देखना पड़ेगा। जैसे यूएस है, कनाडा है। यूएस का एक तरह से कहो कि चमचा कनाडा है या दूसरे लोग हैं। अब यूएस चाहता है कि भारत मजबूत हो ताकि चाइना से को कंटेन करे, लेकिन वो ये साथ साथ ये भी चाहता है कि ज्यादा मजबूत ना हो जाए, इतना मजबूत ना हो जाए कि मेरे अगेंस्ट खड़ा हो जाए। तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रखते हैं। जैसे अभी पुन्नू का केस आ रहा है कि वो पुन्नू को सपोर्ट कर रहे हैं, खालिस्तानी है, सबको मालूम है कि खालिस्तानी, लेकिन वो एक दो चीज ऐसी पाल के रखते हैं जिससे कि आपको कंटेन करने की कोशिश करें बेसिकली। लेकिन एक इसमें जो सिल्वर लाइन जिसे कहें वो ये है कि वहाँ की अधिकतर
जनसंख्या जो है उसने बहुत कष्ट और उससे गुजरी है। और जो पंजाब सबसे समृद्ध प्रदेश हुआ करता था भारत का, उसको देखिए कहाँ ले आए ये लोग जी। और उसके बाद फिर ये वहाँ ड्रग्स का बहुत बढ़ गया जी। तो उससे सब गुजरने के बाद वहाँ के जो सुबुद्ध जन और अच्छे लोग हैं वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। और अभी आप इसमें भी देखते होंगे जो सोशल मीडिया है कि काफी कुछ लोग अब शुरू से ही उसका विरोध करने लगे हैं कि जो खालिस्तान का विरोध हमें नहीं चाहिए। हाँ, अभी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अधिकतर खालिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा है? कनाडा वाले, कनाडा। तो कनाडा वाले सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ जो लोग रहते हैं वो लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। उनके कुछ लोग होंगे जिनको पैसे वैसे दे के वो वहां से कर सकते हैं, लेकिन जो अधिकांश जनसंख्या है वो अब उससे क्योंकि गुजर चुकी है एक बार, तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी। तो सर इसके बाद आपका पोस्टिंग कहाँ हुई आफ्टर पंजाब? हाँ, पंजाब जैसे ही खत्म हुआ तो हम लोगों ने, हमारी बटालियन ने कई मिलिटेंट्स को मारा, बहुत ज्यादा मिलिटेंट्स गिरफ्तार किए, सैकड़ों हथियार बरामद किए। तो एज ए पीस पोस्टिंग हमको दिया गया श्रीनगर। हम पीस पोस्टिंग? नहीं, उस समय तक श्रीनगर पीसफुल था। 89 में गए थे। अच्छा। तो उस समय तक शुरू नहीं हुआ था। अच्छा। आतंकवाद जो हालात है वो अंदरूनी उसमें होगा, लेकिन उसको इतना ओपनली नहीं आया था। ओपनली बिल्कुल ही नहीं था। हम लोग खुलेआम घूमते थे और कोई ऐसा न तो इंफॉर्मेशन थी, न इंटेलिजेंस थी, न कुछ था कि यहाँ ऐसा कुछ होने वाला। आपको छुट्टियों पे भेजा गया था वहां पे? हाँ बोला आपने पंजाब में बहुत काम अच्छा किया है, थोड़ी जाइए पहाड़ों में जाके, जन्नत में जाके थोड़ा सा सुकून लीजिए। अभी तो जन्नत में फरिश्तों की जगह है और ये मिल गए। तो कश्मीर में कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस? कश्मीर का टेन्योर मेरा बहुत ही, जिसे कहते हैं कि घटनापूर्ण रहा, जहाँ के हमने भारत के एक इतिहास को बनते हुए देखा कि किस तरह एक जीवित शहर मोहनजोदड़ो में तब्दील हो जाता है, कैसे एक जन्नत जहन्नुम में तब्दील हो जाती है, वो हमने अपनी आंखों से देखा। और फिर हमने उन धूर्तों को और जो इसके पीछे थे उनको नेस्तनाबूद करने का भी काम फिर हमें सौभाग्य मिला कि हमने किया जी। ये तो सर कश्मीर में सबसे बड़ा इशू क्या था एज अ आर्मी पर्सनल? कश्मीर में जो आर्मी को या सीआरपीएफ को जो प्रॉब्लम आती है, या वहाँ पे अभी तक, जैसे पंजाब था, पंजाब में ऑलमोस्ट 10 साल ये चीज़ चली और एट द एंड ऑफ द डे उसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन ये कश्मीर में आज तक ये चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल भी है कि वहाँ पे कंप्लीटली पीस दोबारा, कभी अमन शांति कभी कश्मीर में दोबारा पूरी तरीके से लौट पाएगी। नहीं, कश्मीर में अमन शांति आएगी, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि हमने बहुत नज़दीक से देखा है कश्मीर को। कश्मीर और पंजाब में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि वहाँ गवर्नमेंट ने, जैसे नरसिंह राव जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम इसको ख़त्म करेंगे। अच्छा। और जैसे केपीएस गिल साहब थे उस समय डीजी रहे वहाँ, तो उनको पूरा फ्री हैंड दिया गया कि आप इसको ख़त्म करिए। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, सबको कहा गया कि आप पूरी तरह इनको खुला हाथ दिया गया कि सपोर्ट करिए। हाँ, गोलियों की काउंटिंग नहीं होगी, गोलियों की काउंटिंग नहीं होगी। और फिर जो सठे साठ्यम समाचरे जो धूर्त हैं उनके साथ धूर्तता का व्यवहार करो। ओके भाई देखिए, मुझे कुछ लगता है कि जो संविधान का जब हमारा निर्माण हुआ, संविधान जब बनाया गया जी, उस समय एक तो कल्पना नहीं की होगी कि अपने देश के अंदर ऐसी चीजें होंगी, और जो संविधान निर्माता थे हमारे, उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने सारे चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को, जहाँ जहाँ चाहे वो यूएस में थी या यूके में थी या दूसरे देशों में थी, वहाँ से सभी अच्छी चीज़ों को यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, उनको अपने संविधान में लिख दिया गया जी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जो
वहां से जुड़े हुए लोग थे जो बेसिक से कि किस किस तरह की स्थिति आई, उसका वो सही ढंग से मूल्यांकन और आकलन नहीं कर पाए, जो मुझे लगता है जी। तो कानून में जो लूप होल रह जाते हैं उनका फायदा लेके इन लोगों ने ये जो है यहां तक इसको आतंकवाद को पनपने में और बढ़ने में जो कानूनी चीजें हैं जो शुरू में कुचल देनी चाहिए, वो उसका फायदा उठा के उन लोगों ने यहां आतंकवाद को बढ़ावा दिया। तो सर जब कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ या जब उनको वहां से भागना पड़ा तब आप वहीं थे? हाँ, मैं वहीं था। तो क्या आर्मी ने या सीआरपीएफ ने इस चीज को रोकने की कोशिश नहीं करी? नहीं, देखिए उस समय तक भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम लोगों से शुरुआत में जब तक ये था कि पूरी तरह से स्थिति भारत सरकार के हाथ से भी जाने लगी, तब तक स्टेट पुलिस ही सारा काम करती थी। स्टेट पुलिस हमसे कहेगी भाई इस चीज को रोक दो तो हम रोक देंगे। तो क्या स्टेट पुलिस ने कुछ ऐसा ट्राई भी किया कि ये एक्सोडस रोका जा सके? नहीं, उस समय स्टेट पुलिस भी बहुत डरी हुई थी। अभी मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। ओके। लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह डिफंक्ट थी। उनके सामने मैं अभी आपको एक उदाहरण दूंगा उसका कि तो वो ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ किसी की तरफ से भी कि उनको रोका जाए, क्योंकि वो डरे हुए थे। उनको जिनके पड़ोसी, भाई आप बताइए कि पुलिस को तो खैर उनको जानना चाहिए था, उन लोगों को जो आतंकवादी उनको पकड़ना चाहिए था, लेकिन हम लोग हैं या आर्मी है उनको तो पता ही नहीं था लोकल लोग कौन है, किसको रोकना है, कहाँ कितने पंडित रहते हैं। उनको धमकी दी गई कि अपनी बेटियों को और महिलाओं को छोड़ जाओ, सामान को छोड़ जाओ और तुम यहाँ से भागो नहीं तो मार दिए जाएंगे। क्यों? और ऐसा हुआ कि कई लोग जो वहाँ पत्रकार थे, जज थे, जिन्होंने JKLF उसको सजा दी थी, उनको खुलेआम मार दिया गया और कुछ नहीं हुआ। बेसिक जो चीज थी वो ये था कि उनके दिमाग में ये बात डाल दी गई कि आप कुछ भी करोगे आपका कुछ नहीं होगा। मतलब यहाँ पे अब हमारा राज है, यहाँ पर राज है और पुलिस भी हमारे अंडर में है और राजनेता भी हमारे अंडर में है। वो इस तरह का माहौल वहां बन गया था कि वो अपने को वहां शासक समझने लगे थे। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रह गया था? गवर्नमेंट नजर तो नहीं आती थी, गवर्नमेंट नजर नहीं आती थी। तो सर गवर्नमेंट वहां पे उस टाइम किसको सपोर्ट कर रही थी? क्या सेंटर ने कभी ट्राई किया कि भाई ये जो कश्मीरी पंडित जो एक्सोडस उस टाइम हो रहा है और जम्मू में कितने साल तक वो लोग एक कैंप में रहते रहे, आई थिंक, तो कभी सेंटर से भी कभी ये ऑर्डर नहीं आया कि यार इसको रोका जाए या इसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया जाए? नहीं, इस तरह का ये मेरे ख्याल से उस समय हमारा थोड़ा इंटेलिजेंस जो थी वो नहीं थी कि सीआरपीएफ का जहां तक सवाल है तो सीआरपीएफ को इस तरह की कोई वो नहीं थी कि इसको कोई कार्रवाई इसमें करनी है नहीं करनी है, कोई मतलब उत्तरदायित्व नहीं दिया। मैं बार बार इसीलिए इसको रिपीट कर रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट का सब्जेक्ट है, जब तक कि हमको स्पेशली रेस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे, जब उन पे हमले होना शुरू हो गए तो सीआरपीएफ को उनकी जिम्मेदारी दे दी गई जी। या कोई विशेष अभियान चलाया जाना है तब वहां की जिम्मेदारी दे दी गई, या आपको पेट्रोलिंग करनी है और वहां कोई अगर हरकत आपके सामने हो रही है तब उसको रोकने की जिम्मेदारी दे दी गई जी। लेकिन इसके रूप में कोई मेरी जानकारी में कोई ऐसा नहीं है, कोई स्पष्ट निर्देश हुए हैं। और दूसरा है कि ये भी एक, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि सरकार, क्योंकि ओवरऑल ऐसा है कि वो भी कोई बच्चे तो थे नहीं, वो पूरी देख रहे थे जिनकी महिलाओं को इस तरह थ्रेट किया जा रहा था, सारी चीजें हो रही थी, तो फिर क्या करते, उनके सामने और कोई चारा नहीं था। तो सर उस टाइम सीआरपीएफ का कश्मीर में क्या रोल था अदर देन सिक्योरिंग द सेंट्रल प्रॉपर्टी, और या क्या सीआरपीएफ एक्टिवली वहां पे फिर बाद में टेररिज्म के अगेंस्ट काम किया? फिर जब इनके हाथ से बात निकल गई तब फिर हमें पूरी जिम्मेदारी दी गई भी आप
मिलिटेंट्स को पकड़ो, मिलिटेंट्स को इंटेरोगेट करो, मिलिटेंट्स को उनके हथियार रिकवर करो, उनको पूरी तरह से बर्बाद करो। फिर जब हमें ये जिम्मेदारी मिल गई तो फिर सीआरपीएफ ने बेहतरीन काम किया, झड़ी लगा दी पकड़ने की। तो आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ सर कभी जब आपका 1-on-1 हुआ हो किसी फायरिंग के टाइम पे या एनकाउंटर्स के टाइम पे या ऑपरेशन के टाइम पे? ये तो रोज की बात थी। ये तो ऐसी बात है कि आप नीचे बाजार घूमने जा रहे हैं, वहां रोज सीआरपीएफ के साथ शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो। विशेष तौर से हम लोग जो थे, हम करीब 6 ग्रुप थे जिनको कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। जो सीआरपीएफ मेन है, जैसे आप आर्मी के बारे में जानते हैं कि आर्मी की यूनिट्स होती हैं और कुछ फिर उनकी पैरा यूनिट्स होती हैं जिनको स्पेशल टास्क दिया जाता है। इसी तरह जब ये बात सारी निकलने लगी कुछ नहीं है, तो फिर ये आया कि किस तरह इसको कंटेन किया जाए। तो एक स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ बनाई गई। तो हमारा ज्यूरिडिक्शन, उन्होंने कहा आप पूरे श्रीनगर और पूरे कश्मीर में कहीं भी जा सकते हैं। आप एसटीएफ के पार्ट थे? मैं एसटीएफ एक ग्रुप का कमांडर था। कमांडर थे आप? हाँ, ओके। हाँ। तो वो हमारे पास इस तरह ग्रुप बनाए गए, कुछ अलग से ट्रेनिंग दी गई, कुछ सारी चीजें अलग से वेपनरी दी गई और फिर हम लोगों ने काम करना वहां शुरू किया। तो सर कश्मीर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता था आप लोगों को ऑपरेशन के टाइम? क्या इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम थी? देखिए, इंटेलिजेंस तो वहां 0/0 जिसे कहते हैं वो थी, कोई थी नहीं। वो तो कहते थे कि भाई इंटेलिजेंस कुछ आप खुद ही जुगाड़ो। हाँ, हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि अब हमारे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। हमें केवल एक अपने सोर्स से मालूम हुआ कि साहब उस इलाके में रात को आतंकवादी खुलेआम घूमते हैं। अच्छा। श्रीनगर से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर। ओके। तो फिर हमने प्लानिंग किया। हमने रात को जब अंधेरा हो गया 9-10 बजे हम वहां से निकले और वहां जाके हमने गाड़ी छोड़ दी। और जो केवल जैसे भूसे में सुई ढूंढने वाली बात, हम लोग एक जगह उस एरिया में एम्बुश लगा लिया हमने। अच्छा। तो देखा कि 3-4 लड़के बात करते हुए आ रहे हैं, तो हमने वहां चुपचाप बैठ गए। तो जब वो पास आए हमारे, तब उनको हो सकता है कहीं कैसे आभास हुआ वो तो नहीं मालूम, लेकिन उनमें से जो बाद में मालूम पड़ा कि आतंकवादी हैं, क्योंकि जब वो मैं था, मेरे साथ एक और मेरा जवान था, सारे तो बीच में आ गए। तो उनमें से एक लड़का बोला हैंड्स अप। तब जैसे ही हैंड्स अप किया, मैंने मालूम पड़ गया, मैंने एक जंप लगाई, एक मेरे दूसरे कांस्टेबल जंप लगाई, हमने दोनों लड़कों को पकड़ लिया। ओके। अच्छा। और उनके पास गन्स थी? वो तो बाद में मालूम पड़ा। उनके पास एक के पास पिस्टल और ग्रेनेड, चाइनीज ग्रेनेड होते थे उन दिनों। उसके बाद स्टिक ग्रेनेड, जैसे ग्रेनेड हमारे पास आपने 36 देखे होंगे, वो होते हैं। उसमें ग्रेनेड में स्टिक लगी थी, उसको चाइनीज ग्रेनेड कहते थे वो। उसको पकड़ के आप दूर तक फेंक सकते हैं। अच्छा। तो वो जैसे ही पकड़ा, और तीसरा जो मिलिटेंट था वो पीछे पीछे चल रहा था, वो वहीं से फायर करता हुआ भागा। अंधेरा था, तो हमने फिर वैसे ही जैसे था, भागा तो गोली मार देंगे, पर वो कहाँ रुकता, वो चला गया। जब इनको पकड़ा गया और इनकी तलाशी ली, तो इनके पास से बहुत सारे हमें कैसेट मिले। अच्छा। अफगानिस्तान वार के। और प्रोपोगंडा नहीं, उनको मोटिवेट करने के लिए प्रोपोगंडा और मटीरियल। हाँ, और प्लस उसमें किस तरह ऑपरेशन करने हैं, क्या है, वो सारी चीजें थी। प्लस उनके पास हमें बहुत बड़े बड़े पोस्टर मिले। पोस्टर जैसे आपकी दीवार है, इतने बड़े बड़े पोस्टर, और इस पोस्टर में भारत का नक्शा बना हुआ था। भारत का नक्शा बना के ये गर्दन जो है उसको काट के रखा हुआ था उसमें, और जगह जगह खंजर भोंके हुए थे पूरी नक्शे में। तो जब ये हुआ, फिर ये जो बहुत बड़े मिलिटेंट थे, ये पहली कैच था सीआरपीएफ का। इसके बाद तो फिर हमने झड़ी लगा दी। अच्छा। इसके बाद तो फिर इनकी कमर तोड़ दी हमने। तो सर कितने एनकाउंटर्स में पार्ट लिया होगा आपने? या वो अनगिनत है, मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब हमारे ऊपर फायर ना होता हो या हम किसी के ऊपर फायर ना करते हो। मतलब कल्पना के परे की चीज है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, अब जब हम सोचते हैं और उस चीज को कल्पना करते हैं, तो कहते हैं शायद कोई दैवीय शक्ति रही होगी जिसने ये काम हमसे करवाए, और दैवीय शक्ति
के बिना ये नहीं हो सकता। हालांकि हमारे कई जो साथी हैं वो शहीद हो गए, उनके बलबूते, उनके बलिदान से ही सीआरपीएफ आज हमारे साथ है। वो कहते हैं लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, तो वो किश्ती आप भी और हम भी, मतलब मैं इस बात को कहता हूं कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो 10-10 हजार लोग आके करते थे, छीन के लेंगे आज़ादी, लड़के लेंगे आज़ादी, आज़ादी का एक ही ढंग, गुरिल्ला जंग, नाराए तकवी अल्लाह अकबर। वो एक अलग माहौल बना दिया था डरा के। उस समय तक हमें पता ही नहीं था कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं और ना कोई बताने वाला। तो सर आपने कभी ये जो पत्थरबाजी की आप बात कर रहे हैं, कभी आप फेस टू फेस हुए उनसे? तरुण भाई, ये तो बहुत छोटी चीज थी। पत्थरबाजी तो रोज ही होती थी। जैसे हम किसी को गए हैं, हमने मिलिटेंट पकड़ लिया जी, वहां तुरंत मतलब 1 या 2 मिनट में, जैसे आपने आइडेंटिफाई किया मिलिटेंट आइडेंटिफाई करके आप उसको पकड़ के लाओगे। मिलिटेंट नहीं बोलते, इनको टेररिस्ट बोलेंगे। हाँ, बिल्कुल सही शब्द है। धन्यवाद सुधार के लिए, बिल्कुल सही शब्द है आपका। मुझे टेररिस्ट को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके हम जब तक उसको अपनी जिप्सी में लाते थे, तब तक सैकड़ों की संख्या में महिलाएं इकट्ठी हो जाती थी और वो आपको घेर लेती थी। अब साइकोलॉजिकल प्रेशर ऐसा है कि आप क्योंकि हमारी सिखलाई में, हमारी जवानों की सिखलाई में, सीआरपीएफ की सिखलाई में ये है कि कोई भी महिलाओं को, बच्चों को या सिविलियंस को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तो कभी कभी वो हमसे छीन कर ले जाते थे टेररिस्ट को, क्योंकि आप क्या करेंगे, वो आएंगे और हजारों महिला आ जाएंगी आपके पास, तो क्या करेंगे। फिर मैंने सोचा कि भाई इसका तो तोड़ निकालना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि आप पकड़ेंगे वो छुड़ा के ले जाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैंने अपने पूरी 100 लड़के इकट्ठे किए, उनके एक बॉल बनाई पत्थर की और उसके ऊपर रुई और कागज वागज और अच्छी तरह लपेट के बना ली। अब मैं उनको मतलब इम्यून करना चाहता था कि इस आवाज से। अब जैसे कोई टेररिस्ट हमने एक पकड़ा, टेररिस्ट मतलब अपना ही लड़का दिखाने के लिए पकड़ा, और उन लड़कों से कहते थे अब तुम हम पे अटैक करो, पत्थर फेंको, सारी चीजें करो। और फिर वो करते थे। फिर धीरे धीरे 1 सप्ताह के उसके बाद हम इम्यून हो गए इससे। फिर हमारी ड्रिल हमने बना ली पूरी। जैसे पकड़ा तो सेकंड्स के अंदर उसको गाड़ी में बैठा लेंगे। हर एक गाड़ी का जो जवान है उसका 1 2 3 4 5 6, क्योंकि कोई जवान छूट ना जाए, छूट गया तो मतलब वो गया आपके हाथ से। तो फिर वहां से तुरंत उसको लेकर निकलते थे। तो इसमें फिर हमें सफलता मिल गई। अच्छा, ये सारी चीज। फिर आप लोगों ने ज्यादा नंबर ऑफ टेररिस्ट? नंबर ऑफ टेररिस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूं। उस समय गवर्नर साहब थे, तो जब हम शुरू में, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उन्होंने कहा कोई भी पीटीएम को पकड़ेगा। पीटीएम? हाँ, वहां 3 तरह के मिलिटेंट थे। अच्छा। पीटीएम पाकिस्तान ट्रेंड मिलिटेंट, जो लोग पाकिस्तान गए और वहां से ट्रेंड होके आए। और फिर दूसरे थे केटीएम, अच्छा, जो कश्मीर में ही ट्रेंड कर हो गए। और दूसरे थे एलटीएम, जो लोकल ट्रेंड मिलिटेंट। अच्छा। तो आप इस तरह समझ लो कि सबसे उनको बड़ा समझते थे, क्योंकि वहां से वो हथियार भी लेके आते थे, सारी चीजें लेके आते थे। पीटीएम होते थे जो पीटीएम होते थे। तो गवर्नर साहब के यहाँ से वो बुला के, जो कोई पाकिस्तान ट्रेंड मिलिटेंट को पकड़ेगा उसको हम 25,000 रुपये देंगे। अच्छा, एक मिलिटेंट के लिए। जब हम लोगों के शुरू में ऑपरेशन शुरू हुए, जो मैंने अभी आपको एक घटना बताई थी, उसको पकड़ने के बाद फिर हमारे पास इंटेलिजेंस आने लगी, हमने वो सब शुरू किया। तो एक एक दिन में हम 20 मिलिटेंट पकड़ने लगे, 20 मिलिटेंट जो पाक ट्रेंड मिलिटेंट थे। उसके बाद तो हमने नई नई चीजें, जैसे हमने जब उनका तरीका पूछा कि भाई तुम कैसे आते हो, कहाँ रहते हो, क्या है, तो उन्होंने कहा कि दूसरे घर में रहते हैं। तो फिर क्या, तो फिर हमने देखा कि जो दूसरे घर में रहते हैं तो नीचे जैसे पैंट पहना है तो उसके नीचे वो पजामा भी पहन के रखते थे, और उनके पास टूथब्रश और कुछ आपका खाने का सामान, ये सब उनकी जेब में होता था। तो जनरली टेररिस्ट ऐसा करते थे। ओके। तो हम जैसे बस रुकवाई, उसमें तलाशी ली, ऐसे कुछ लोग मिले, तो हमारा इसमें जो आइडेंटिफिकेशन रेट था वो 100% था। आप लोगों को आइडिया होगी वो लोग क्या लेके चलते हैं। अच्छा, दूसरा जो पाकिस्तान से जाते थे और आते थे तो रक्सैक पीछे होता था उनके, तो 3-4 दिन चलते थे वो लोग, तो रक्सैक का निशान पड़ जाता था।
अच्छा। दूसरा जूते उनके थे तो ये कटने का निशान पड़ जाता था, क्योंकि चल के आते थे। तो हमारा ये मतलब हमारे पास इंटेलिजेंस हो न हो, आप देख के पता चल जाता, हमें देख के पता चल जाता था। ओके। फिर पूछेंगे उससे, भाई क्या कर रहे हो? बोले सर मैं बीएससी कर रहा हूँ। अच्छा बता बेटा न्यूटन के लॉ क्या क्या है 3? अब वो बीएससी के भी गया हो तो उसे पता चले, ऐसे बहुत मिलिटेंट पकड़े। ओके। तो जैसे फिर इंटीरियर में जाते थे हम लोग, तो यहाँ है तलाशी ले ली एट रैंडम, भाई कुछ फंस जाते थे, लेकिन ये टेररिस्टों का फिर हमने पूरी तरह से कमर तोड़ दी। सर तो ये मुझे एक बात बताएंगे सर, इनकी जो मेंटालिटी होती है, जो टेररिस्ट, आपने जैसे इंटेरोगेशन आपने तो करी होगी मेरे ख्याल से, ऐसे ही आमने सामने बैठ के आपने पूछा होगा उनसे कि भाई तो ये लोग क्या सोच के आते हैं यहाँ पे कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, क्या इनका ब्रेन वॉश होता है, क्या किया जाता है इनके साथ? एक्चुअली जो इनके स्पॉन्सर हैं टेररिज्म के, पाकिस्तान, वो तो उनको तो क्लियर है कि बस बरगलाना है, भारत को स्टेबलाइज करना है कि भाई हम युद्धों में नहीं जीत पाए तो अब इनको इस तरह से हम स्टेबलाइज नहीं होने देना, डिसस्टेबलाइज करना है, उनको तो क्लियर है। लेकिन इनको कैसे समझाएंगे? तो वो धर्म के नाम पे, एक तो जो के साहब ये है, एक तो वो आपने सुना कि जो 72 हूर मिलेंगी मर जाओगे, तो वो एक है। दूसरा ये है कि हर एक उस समय एक ऐसा माहौल बना दिया इन लोगों ने कि कोई भी आदमी को लगा कि भाई अगर वो पाकिस्तान नहीं गया तो जैसे वो बहुत क्राइम कर रहा है। इंडियन आदमी पाकिस्तान नहीं गया तो अगर कश्मीरी आदमी पाकिस्तान ट्रेनिंग करने के लिए नहीं गया और हथियार लेने के नहीं गया या इनके इसमें सपोर्ट नहीं किया तो वो एक कोई गलत काम कर रहा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। धर्म के खिलाफ काम कर रहा है, धर्म के खिलाफ या समाज के खिलाफ, मतलब समाज पूरा एक तरह से मिलिटेंट्स के साथ हो गया था, तो पंजाब आतंकवादियों के साथ। हाँ, पंजाब में और कश्मीर में ये फर्क था कि वहां पे पब्लिक आपके साथ थी, यहाँ पे पब्लिक भी आपके अगेंस्ट थी। हाँ, यहाँ पब्लिक, ये बिल्कुल आपने सही पहचाना है कि यहाँ पब्लिक भी हमारे अगेंस्ट थी, चाहे वो डर की वजह से थी या एक रिलीजन की वजह से थी, लेकिन वो थी। ओके। वहां पे आपको इतना सपोर्ट नहीं मिलता था? शुरू में सपोर्ट तो छोड़ दीजिए, विरोध होता था। अच्छा। अब आप देखिए कि वहां कितने, अगर जैसे मान लो मैंने कोई टेररिस्ट को पकड़ा, उसके पास एक आई कार्ड मिला, जब हम आई कार्ड वेरीफाई करते थे तो उस आई कार्ड पर वैलिड हस्ताक्षर होते थे, वो नहीं कि उसने नकली बना लिया है। ये आप किसी सिटीजन ने किए हैं यहाँ के? सिटीजन ने नहीं, जो अधिकारी है उसने सही किए हुए हैं। ये इतने ज्यादा अंदर वो पेंट कर गए थे उनका। एक्चुअली पूरी मशीनरी पूरी तरह से उन्होंने जीरो कर दिया था पूरी तरह से जम्मू कश्मीर। हाँ, तभी तो अभी तक देखिए, अब आप देखिए एक जगह हमने ऑपरेशन किया, हमें मालूम पड़ा कि साहब यहाँ इसमें तो पुलिस पोस्ट थी जेकेपी की। मैं फिर दोबारा आपको क्लियर कर दूं कि अब जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, उन्होंने बहुत शहादत दी है, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उस समय जब हमने रेड की तो उसमें से 4 AK-47 मिली और उसका जो हवलदार था वो एक तंजीम का, जो कहते हैं टेररिस्ट की तंजीम, उसका एरिया कमांडर था और वो पुलिस में ही था। पुलिस में ही था। तो ये हालात थी। सर उस टाइम मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती होगी, आई थिंक कि आप सिविलियंस पे गोली चला नहीं सकते, सिविलियंस आपके अगेंस्ट है। हाँ, ठीक है, और इंफॉर्मेशन कुछ है नहीं, इंटेलिजेंस कुछ है नहीं, कुछ नहीं, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही, सरकार कुछ करना नहीं चाहती। तो उस टाइम में क्या आप लोगों का जो मेंटल प्रेशर होता होगा कि यार हम तो यहीं पर हैं, आपको नहीं पता यहाँ बम फटेगा, यहाँ बम फटेगा या कब गोली चलेगी। तो उस टाइम जो एक सोल्जर का जो मेंटालिटी होता है वो क्या होता है कि गोली चल रही है, पूरी दुनिया इस तरफ भाग रही है और सोल्जर उस तरफ भाग रहा है जहाँ गोली चल रही है। तरुण जी, मुझे मतलब इस प्रसन्नता हुई कि आपने इस स्थिति का आकलन बहुत अच्छे ढंग से किया है, क्योंकि आपका मेरे ख्याल से अनुभव इस क्षेत्र में रहा है कि आप मानसिक स्थिति देख लेते हैं। तो बिल्कुल यही स्थिति थी कि भाई हम यहाँ किसके लिए लड़ रहे हैं, किसको बचाना है, हमको हताशा हो जाती होगी सर। लेकिन लास्ट में वो कहते हैं ना, वो ज्योति जो के राष्ट्र प्रथम
जो मैंने आपने देखा होगा कि 2 लाइन भी लिखी हैं जी। तो उस समय भी यही था कि भाई राष्ट्र की रक्षा हमारा दायित्व है। आज नहीं तो हमारे एक वहाँ आईजी थे मिस्टर डीडी गुप्ता, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ओके। तो उन्होंने एक दिन हमें ब्रेकफास्ट पर बुलाया और ये कहा कि हम जो एसटीएफ के जितने ग्रुप थे सबको नाश्ते पर बुलाया और कहा कि देखिए आप इतिहास के 2 राहे पे खड़े हुए हैं, ये आपके पास विकल्प है कि आप इसको जाने दें और इतिहास के काले अक्षरों में आपका नाम लिखा जाए, या इतिहास में आप इस चीज़ को लिखवा स्वर्ण अक्षरों में लिख के जाएं कि हमने कश्मीर को, जब हम उत्तरदायित्व सौंपा गया तो हमने कश्मीर को पूरी तरह से रक्षा की और स्वर्ग बना देंगे। तो वो पूरी तरह से फिर हमने सभी लोगों ने शपथ ली कि हम इसको जो है किश्ती को निकाल के लाएंगे, और हम उस किश्ती को निकाल के लाए। सर एक बात बताइए, आई एम श्योर जब भी आप ऑपरेशन पे जाते होंगे कश्मीर में, खासकर आई थिंक पंजाब में तो इंडियन आर्मी और पुलिस की इतनी कैजुअलिटी नहीं थी जितनी बिल्कुल सही है जम्मू एंड कश्मीर में रही होगी। तो जैसे आप लोग जब डिनर पे बैठते होंगे और सुबह ऑपरेशन हुआ है, उसमें आपके 2 लोग नहीं रहे या 1 आदमी नहीं रहा, तो वो जो सिचुएशन होती है उसको सोल्जर्स कैसे हैंडल करते हैं कि यार खाना हम लोग खा रहे हैं, कल ही हमारे साथ खा रहा था, आज नहीं है हमारे बीच में? देखिए एक घटना हुई, मेरी कंपनी का एक जवान था, तो जैसे शुरू हुआ तो पेट्रोलिंग के लिए मेरी एक प्लाटून जा रही थी, तो एक जवान छुट्टी के लिए कह रहा था, छुट्टी जाना है, तो सॉरी, तो उसको ये कहा कि भाई 3 दिन बाद कानवाई जाती, रोज कानवाई नहीं चलती थी, तो तुम चला जाना। और तो ठीक है, वो गया। जब वहाँ रास्ते में फायरिंग हो गई और वो क्योंकि उसकी बहन की शादी थी, तो वो उसमें शहीद हो गया। किस तरह का माहौल रहा होगा कि जो जवान, क्योंकि ठीक है यहाँ हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन वहाँ आप जिनके साथ 24 घंटे रहते हैं और उसमें से एकदम इस तरह का क्षण हो, तो हमारा जो CHM जो होता है कंपनी हवलदार मेजर, वो बुरी तरह से रोने लगा। बोले सर मैंने इसको छुट्टी के लिए कहा था 3 दिन बाद और ये इस तरह का हो गया। तो फिर हमने कहा ठीक है, अब हम कसम खाते हैं कि जिन्होंने ये काम किया उसको निपटाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। और हमने कसम खाई, जो हमारे साथ और इंसिडेंट होते थे, हमारे जवान अगर शहादत पाते थे तो हम इस बात का हमारा यकीन और हम पक्का करते थे, कसम खाते थे कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं। और वही बात हुई। ठीक है, आपकी बात के निराशा भी होती थी, हताशा भी होती थी, और सबसे बड़ी बात शुरू में हताशा की ये होती थी कि जब फायर हो रहा है उसके बाद हम कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। शुरुआत में भाई फायर किया और वो चले गए। जैसे मैंने शायद आपको नहीं बताया कि 13 अगस्त 1989 को पहली बार जो मेरी कंपनी थी उसके ऊपर फायर हुआ और हमारे 3 जवान शहीद हो गए, जबकि हम लोग उस समय बोल्ट एक्शन राइफल और डंडे लेके लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करने जाते थे। वहां ओके, अलाउ नहीं था कि आप LMG वगैरह लेके जाएं या सारी चीजें। तो अब आपके पास कुछ नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब वो तो उतरे और दूसरे उन्होंने हथियार कहीं रख दिए, वो फिर आपके सामने आके खड़े हो गए, क्या करोगे आप? तो इस तरह की हताशा होती थी, लेकिन फिर उससे निकले और आज अब मैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आपने इस चीज बिल्कुल को... नहीं सर, आप यहाँ बैठे हैं हमारे सामने, हम लोग आज कश्मीर जा पाते हैं, घूम पाते हैं, डल लेक में शिकारे के ऊपर बैठ पाते हैं, तो आई थिंक उसमें बहुत बड़ा क्या, सारा हाथ ही आर्मी, CRPF और जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं उनका है। और मतलब जितनी शहादत आप लोगों ने दी है उसका तो कोई मोल ही नहीं है। मतलब मैं इस बात को सही कह रहा हूं कि उस समय जो स्थितियां थीं अब लोग आकलन नहीं कर पाते। इवन जब हम कभी छुट्टी पे यहाँ आते थे कश्मीर से, तो यहाँ भी सब लोग शांति से और उसी तरह मिलते थे। मैं सोचता था कि कम से कम जनता को, जैसे
जामवंत की तरह वो ये तो कहते हैं कि का चुप साध रहा बलवाना, बोले लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं। हम और जनता भी देखो, हम इसमें फोर्स में हैं, हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है सुरक्षित रखना, हमारी सारी चीजें हैं, लेकिन ये तो चाहते हैं कि जनता सपोर्ट करे। आर्मी को एक रिस्पेक्ट देना, मुझे तो आप मानेंगे नहीं सर, जो मेरा पर्सनल जो मुझे फील आता है, अगर आप कहीं बड़ी बहुत भरी हुई बस में खड़े हैं या आप ट्रेन में भी खड़े हैं और बहुत भीड़ है, लेकिन वहाँ पे एक दो आर्मी वाले लोग खड़े हैं ना, तो आपको शांति हो जाती है कि यहाँ कुछ उल्टा सीधा नहीं हो। भारतीय सेना महान सेना है, बहुत बढ़िया सेना है, विशेष तौर से आरआर के रूप में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। और सीआरपी ने भी, अब मैं तो, क्योंकि मैंने तो पूरी दुनिया देखी है, मैं यूएन में भी रहा, फिर दूसरी जगह भी गया, सारी चीज़ें रही, लेकिन कश्मीर में बेहतरीन काम जो किया है वो सीआरपीएफ ने तो किया आपका है। कभी किसी जो फेमस टेररिस्ट है उनसे कभी मुकाबला हुआ, कभी आमना सामना हुआ? आमना सामना क्या, हमने कई पकड़े हैं, कई कौन से अगर नाम बताया जाए तो? रूबिया किडनैपिंग में जो लोग थे, अच्छा, आपने रूबिया किडनैपिंग का मुझे बारे में मालूम है, सुना? जिसकी वजह से हमें बहुत सारे टेररिस्ट छोड़ने पड़े थे। जो सीएम की, जो, हाँ, सीएम तो बाद में बने, उस समय वो गृह मंत्री थे जी, उनकी बेटी, भारत सरकार के। उनकी बेटी थी रूबिया, जो कि डॉक्टर थी। तो वो ललदैत हॉस्पिटल है वहाँ, ललदैत एक वहाँ की कवित्री रही हैं, बहुत संत रही हैं ललदैत, तो उनके नाम पर एक हॉस्पिटल है, वहाँ से वो निकल के आ रही थी, तो उनको किडनैप कर लिया टेररिस्ट ने। तो वो उसकी वजह से 5 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। और हालांकि मैं आपको एक बताऊं, जब हमने सैकड़ों की संख्या में मिलिटेंट्स ये आतंकवादी पकड़ना शुरू किया, तो 4 या 5 आतंकवादी छोड़ने से कुछ नहीं होता है जी, क्योंकि फिर छोड़ेंगे, फिर पकड़ लेंगे हम, कोई बात नहीं है। लेकिन वो जो पहली किडनैपिंग की बात छोड़ा, मैं बता रहा हूं कि उससे जो आतंकवाद है कश्मीर में 20 साल, लगभग 20 साल आगे चला गया, क्योंकि उसके बाद उनका मोराल बूस्ट हो गया। मोराल बूस्ट, आप हजारों, लाल चौक में हजारों हजार की संख्या में लोग आके, इधर से पुलिस वाले ऐसे भी दिखा रहे हैं, उधर से वो भी दिखा रहे हैं। वहां जैसे मैं वहां एक दिन खड़ा हुआ था, पुलिस वाले भी दिखा रहे हैं, पुलिस वाले जो कुछ पुलिस वाले, तो उनकी सिंपैथी, भाई उनको तो वहीं जाके उनके साथ ही रहना है ना, उनकी तो परिवार वहीं है, सारी चीजें वहीं हैं जी। तो वो डर की वजह से या क्या सिंपैथी की वजह से मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मेरी आंखों की देखी घटना है। वहाँ एक डीएसपी थे, अभी जो एसडीपीओ उस पर थे, तो एक झंडा लगा हुआ था वहाँ JKLF का, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको उतारो, उस कांस्टेबल से कहा, उसने मैं नहीं उतारता, मेरी आंखों के सामने की बात है। तो ये वहाँ की हालात थी, सच्चाई थी, ये हालात थी। और इस एक रूबिया किडनैपिंग ने आतंकवाद को कश्मीर में 20 साल आगे ले गया, क्योंकि वो सोचने लगे कि भाई जब एक लड़की को किडनैप करके हमने इस सरकार को झुका दिया, भारत सरकार को झुका दिया है, तो फिर क्या है, ये तो बस कुछ दिन की बात है। ये लगता था वो हर दूसरे दिन के आज आजादी आई, कल आजादी, डेट डिक्लेयर करते थे वो उन दिनों कि ये 4 दिन बाद आई, 6 दिन बाद आई, 1 महीने बाद आई। मुझे जैसे ये मैंने कश्मीर फाइल्स जो मूवी देखी थी, उसमें तो ये भी हो गया था कि उन्होंने इंडियन करेंसी भी यूज करना बंद कर दिया था, वहां पे पाकिस्तानी करेंसी चलने लगी। अरे वो टाइम पाकिस्तान का फेस अपने घड़ी में जो वॉच है उसमें फिक्स करने लगे थे। वो जैसे ये अनंतनाग जो जगह है उसका नाम उन्होंने इस्लामाबाद रख दिया, ठीक है। सब लोग जैसे अब शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी के मंदिर का वहां अलग सुलेमान, तख्ते सुलेमान और वगैरह क्या, फिर हरि पर्वत का नाम चेंज करने लगे। वो सब चीजें शुरू हो गई थी। उनको लगा कि अब आई, कल आई, परसों आई, पर आई नहीं। अरे कैसे आई, जैसे इंडियन आर्मी। तो सर आपको क्या लगता है 2000, आपने तो हर सरकार के टाइम पे वहां समय बिताया, हाँ, कांग्रेस के टाइम पे भी आई थिंक आप वहां थे, बीजेपी के टाइम पे भी अब वहां पे आप हैं, रहे होंगे ऑब्वियसली। तो आपको क्या फर्क लगा था दोनों उसमें? देखिए किस गवर्नमेंट का रिजॉल्व आपको लगा कि यार ये चाहते हैं कि निकले? बीजेपी का लगता है कि ये चाहते हैं
कि ये सॉल्व हो जाए, लेकिन जितनी और तीव्रता के साथ होना चाहिए। देखिए, सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ सठ का व्यवहार करो और उसके साथ आपको सबको लेके चलना पड़ेगा साथ में। जैसे मैं देखता हूं कि केपीएस गिल थे जी, केपीएस गिल को जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फ्री हैंड दिया कि भाई आप इसको खत्म करो, ठीक है, तो खत्म हो गया। और मैं ये देखता था, जैसे मुझे जो लगता है कि केपीएस गिल को ऊपर से जो राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, तो वो सभी लोगों को संरक्षण देते थे जी, और वो खत्म हो गया। 1-to-1 पर्सनल वो था, वो यहाँ मुझे लैक लगता है कि ये यहाँ वो चीज नहीं है कि भाई इसको खत्म करना है, जल्दी खत्म करना है। ये एक तरह से कह दिया खत्म करो। अब वो जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर से वो एक कहानी सुनी है ना कि राजा ने कहा भाई ये टैक्स वैक्स खत्म करो, सबसे कहो कि इसमें दूध डाल के जाएंगे। अच्छा, तो उसने कहा भाई देखेंगे नहीं हम, जो दूध जिसे दूध डालना है उतना उतना डाल के चला जाए, सुबह देखेंगे। देखा तो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था। सब लोग कोई तो दूध डाल के जाएगा। तो वो हालत है, ये जो पर्सनल टच होना चाहिए हाँ, कि भाई यस करना है। जब तक आप पर्सनल टच नहीं देंगे तब तक नहीं है। जैसे हमारे पास था, हमारे उस समय जो बॉस थे मिस्टर डीडी गुप्ता, कोई शाम ऐसी नहीं होती थी जब उनके साथ हमारी बातें नहीं होती हों कि भाई आज ये है। एक एक मिलिटेंट्स के एक एक हाइड आउट, मतलब ये हमें मालूम हो गया। कभी कभी तो हम इतने अंदर घुस गए कि जेकेएलएफ में कमांडर किसको लगवाना वो तक हमें मालूम होता था और कह भी देते थे भाई ये करो, क्योंकि उस समय तक जेकेएलएफ हिजबुल मुजाहिदीन दो दल ज्यादा बड़े थे। कितने थे सर वैसे वहां पे उस टाइम टेररिस्ट आउटफिट? उस समय देखिए ऐसा था, 3 दल तो मेन थे, आपको समझाऊं। एक जेकेएलएफ जो अर्बन एरियाज में था और जो कहता था हमको इंडिपेंडेंस चाहिए। दूसरा जो था हिजबुल मुजाहिदीन, जो ये आपका जो रूरल एरियाज में पूरी तरह से है, ठीक है, एक्टिव था और ये कहता था हमें पाकिस्तान चाहिए। अच्छा, हमें पाकिस्तान में मिलना है, ठीक है। जमात वाले बेसिकली जिन एरियाज में जमात ज्यादा पावरफुल है वहां हिजबुल मुजाहिदीन पावरफुल था। प्लस ये अनंतनाग और इस साइड में एक शब्बीर शाह का आपने नाम सुना होगा। शब्बीर शाह को वहां की देसी भाषा में कहते थे कि भाई ये तो इतने साल जेल रह लिया, अगर नेल्सन मंडेला है। अच्छा, हाँ, वो कहता था प्लेबिसाइट हम करवाएंगे कि चूज करो, हम लोग चूज करेंगे कहाँ जाना है, तो प्लेबिसाइट फ्रंट नाम से उसमें चीज बनाई थी। लेकिन पाकिस्तान ने जो लगभग 130-140 ग्रुप बना दिए, लश्कर-ए तौबा, लश्कर-ए जंगवी, लश्कर-ए फनाला, लश्कर-ए फलावा, उसका मकसद 2 थे। एक तो छोटे छोटे ग्रुप बने तो कमांडर बहुत सारे बन गए, हर एक को लगता मैं कमांडर हूं। दूसरा, एक ग्रुप अगर खत्म होता है, पकड़ा जाता है, तो दूसरे ग्रुप को उससे असर नहीं पड़ेगा, वो अलग है, ये अलग है। तीसरी बात कि कोई भी ग्रुप इतना पावरफुल नहीं होगा कि वो भारत सरकार से बात कर ले। हाँ, तो ये 3 चीज थी, तो उन्होंने इसलिए ये इतने ग्रुप बना दिए थे। अच्छा, पाकिस्तान में। तो सर आपको ये टेरेन ज्यादा डिफिकल्ट लगती थी ऑपरेशन करने में, कश्मीर बिकॉज पहाड़ है, या पंजाब? टेरेन तो कौन सी ज्यादा डिफिकल्ट होगी वैसे? टेरेन तो कश्मीर की ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप पहाड़ों पे चढ़ेंगे, आप पहाड़ों से फिर हथियार रिकवर कराना। एक दिन हम गए तो उस जो मिलिटेंट पकड़ा, टेररिस्ट पकड़ा था, उसको लेके जब ऊपर गए तो उसने कहा था वहां है, और पूरी 15-15 किलो की बुलेट प्रूफ पहन रखी है, पीछे सामान है, हाथ में आपके राइफल है, जा रहे हैं पकड़ के। जब पहुंचे वहां तो जिस हाथ में जिस खो जो बनी होती है ना, जिस खो में हाथ दे रहे हैं, किसी में से AK-47 निकल रही है, किसी में से मैगजीन निकल रही है, कई है। फिर और ऊपर पहुंचे तो उन्होंने मोर्चा बना लिया। एक्चुअली ये लोग अफगानिस्तान की तर्ज पे यहाँ करना चाहते थे, लेकिन यहाँ की फोर्सेज जो है, आर्मी बहुत अच्छी है, CRPF जैसी फोर्स है, तो उन्होंने उनके जो इरादों को पैर जमने नहीं दिए। तो सर एक चीज बताइए, क्या जो एमिनेशन था इनके पास, जो हथियार होते थे, वो इंडियन, मैंने सुना है कि उस टाइम पे इंडियन आर्मी से ज़्यादा बेटर एमिनेशन और हथियार और
असला बारूद इनके पास होता था? भाई देखिए, हमारे पास तो नहीं थे, हम तो जो इनसे छीने उन्हीं को हम इस्तेमाल करने लगे फिर। अच्छा। क्योंकि हमारे पास उस समय AK-47 नहीं थी, तो इनकी जो AK-47 मिली तो हमने कहा भाई, अब वो स्थिति इस तरह की थी युद्ध की, जो मैंने एक शब्द पहले आपसे कहा था कि जो हमारा कानून है वो आम स्थितियों के लिए है, और उसको समझते समझते अब इतने आइसोलेट दिल्ली में जो बैठा है उसको कश्मीर की प्रॉब्लम का पता नहीं है, तो वो नहीं, तो जो AK-47 हमने तो इन्हीं से जो आतंकवादी मारे और या रिकवर की, फिर हमने अपने जवानों को उसी से सुसज्जित कर दिया, मैंने कहा शुरू में। अच्छा, वो ऐसा नहीं होता था कि जमा करानी पड़ेंगे आप लोग? जमा करानी पड़ती थी, लेकिन एक रसीद देके कि भाई हमारे पास कुछ था। भाई आपको मान लो बाढ़ आई हुई है, ठीक है, कहीं से बह के नाव आ गई, कहीं से कुछ आ गई, तो उसको छोड़ोगे क्या आप? भाई जो दुश्मन की संपत्ति है ना, वो तो टेररिस्ट की संपत्ति है, टेररिस्ट लेके आए हैं उसको, वो आप इसलिए बोल्ट एक्शन लेके बैठे रहो कि ये टेररिस्ट है, इसको जमा कराना है। हम अगर उन्हीं चीजों में जो आप कह रहे हैं विश्वास करते तो आज कश्मीर हमारे साथ नहीं होता। मतलब इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम ऐसे हथियार नहीं दे रही थी? इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय तक सोचा नहीं था, धीरे धीरे फिर जब उसकी स्थिति मालूम पड़ी तब बाहर से। तो सर आप कितने साल रहे कश्मीर? कश्मीर में मैं अलग अलग टेन्योर में रहा, एज ए असिस्टेंट कमांडेंट रहा, फिर डिप्टी कमांडेंट में भी गया, फिर एज ए DIG रहा, जो बुरहान वानी। हाँ, बुरहान वानी आपके टाइम पे पकड़े हो? मारा गया। अच्छा, तो उस टाइम कैसा माहौल हुआ सर कश्मीर में जब वो मरा? ओहो, वो एक अलग मंजर था कि वो मुझे लगता है कि प्लान करके शायद पाकिस्तान ने उसकी लीक करवाई खबर। उसको पहले तो एक जो कहते हैं ना बनाया उसका ऑरा, और उसको एक जगह आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाके उसको एस्टेब्लिश किया, और फिर मतलब इतनी बड़ी फिगर बना दिया गया उसको। हाँ, और फिर क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरे पास उस समय फॉरेन से बहुत से जर्नलिस्ट आए थे, और वो पूछते थे कि सर क्या चल रहा है, यूथ क्या कर रहे हैं, ये है। तो हमें जो था कि हम भाई के यूथ जो हैं वो उनको बरगला के अपने साथ रखते हैं, लेकिन जब तक मुझे कोई इस तरह का एहसास नहीं था कि सडनली इतने बाहर के जर्नलिस्ट क्यों आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब 15-20 दिन बाद ये इंसिडेंट हुआ और बुरहान वानी मर गया, मार दिया गया, तब ये जो हुआ, पहले से प्लानिंग चल रही थी इनकी कि इसको इस तरह करना है और इस मौके को फिर इस्तेमाल करके हम लाएंगे। अच्छा, तो आप ये सोचिए कि जो आप सोच सकते हैं कि जितनी विकट स्थिति हो सकती है, कि जैसे अब मैं श्रीनगर में था, फोर्स इतनी नहीं थी, जिस तरह का माहौल हो गया, रात को फोर्स बाहर से लगातार प्लेन से आ रही है, उनको वो उतारना, उनको ब्रीफ करना, उनको, क्योंकि जवान है, क्योंकि सिविलियन को बरगला के वो सामने ला रहे हैं, तो उनको आप गोली नहीं चला सकते, तो उनको एंटीरॉइड के इक्विपमेंट देना, ताकि भाई टीयर गैस फेंको, ये करो, सारी चीजें देना। फिर क्योंकि जुलाई का महीना था शायद, तो फिर ठंड तो वहाँ हो ही जाती है, उनको पूरे इक्विपमेंट देना। तो आप सोचिए कि 24 घंटे कैसे बीतते थे ये पता नहीं है। जब अच्छा, इसके बाद रात में आपकी ट्रुप्स जा रही हैं, उनको अगर सुबह हो गई 4 बजे के बाद, तो वो फिर सिविलियन सारा रोक लेंगे रास्ता, फिर पत्थर फेंकेंगे, फिर कोई बात होगी, या तो आपके लोग इंजर्ड होंगे या वो मारे जाएंगे, सिविलियन मारे जाएंगे, तो फिर वो कहेंगे साहब हमको मार दिया। तो बहुत ही विकट स्थिति थी इस समय, बहुत विकट स्थिति थी। सर उस टाइम ये भी इल्जाम लगाए जाते थे कि भाई आर्मी बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज कर रही है। अरे नहीं, ये मैं आपको बताऊं कि जिस दिनों ये इन्होंने एक प्रोटोकॉल बना रखा है कि देखिए साहब, हम ये करेंगे, और इसके बाद यही नहीं, बाकी सब भी जो आतंकवादी ग्रुप हैं यही करते हैं, पहले सबको लेके आते हैं सिविलियंस को, फिर उसको दिखाएंगे
कि साहब अगर वो मारे जाए कि साहब इन्होंने मार दिया, फिर उसके हिसाब से सिंपैथी गेन करने की बात करेंगे। सर आपको कभी ऐसा नहीं लगता था जैसे आपने पकड़े तो इनको यहीं नहीं कर दिया तो जाए? फिर देखिए हम भेजेंगे, फिर इनको छुड़ाया जाएगा, ये फिर घूम के हमारे पास ही आएंगे? अब वो तो कई चीजें ऐसी होती हैं कि आपको माननी पड़ती हैं। तो भारतीय संविधान जो है, इसीलिए हम लोग सुरक्षा बल के अधिकारी हैं, तो हम मानव अधिकार को सबसे ऊपर देते हैं। हालांकि हमारी इच्छा तो आप वाली करती है, लेकिन कानून। गुस्सा तो आता है सर कि कल ही मेरे साथ जो आदमी खड़ा था, इस आदमी ने उसको गोली मारी है, या इनकी वजह से वो आज मेरे साथ नहीं है। तो ऑब्वियसली एक अंदर से तो गुस्सा आता ही। हाँ, तो उस समय जब आमने सामने की गोली चलती है, एनकाउंटर होता है, तो जो मर जाए तो उसको मार देते थे जो एनकाउंटर में। अदरवाइज तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि पकड़ने के बाद जिंदा पकड़ में आके तो फिर वो भारतीय सुरक्षा बल। कैसे इंटेरोगेशन कैसे होता है इनका सर? इनको मतलब क्या 3rd डिग्री, जैसे मैंने सुना ही है 3rd डिग्री दी जाती है? कोई इस तरह की डिग्री, कोई भी गैर कानूनी नहीं। हम मानव अधिकार का सम्मान करने वाले बल हैं। या बड़े हंसते हंसते बोल रहे हैं मानव सम्मान का। क्योंकि हम लोग, अब देखिए किस्ती निकल गई हमारी उससे, तो हमको हंसना ही चाहिए। तो सर एक बात बताइए कि इसके बाद आप आई थिंक छत्तीसगढ़ भी रहे, आप कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप नहीं रहे हो, टेररिज्म ना हो? ऐसी कोई जगह नहीं है। वो आपको भेजा ही वहां जाता था कि जहाँ टेररिज्म हो? हाँ, मेरा कुछ सौभाग्य ऐसा था कि सभी जगह जहाँ टेररिज्म रहा वहाँ मेरा। और आपने छत्तीसगढ़ में ये जो जितने भी नक्सलाइट्स हैं इनके साथ भी वो किया? छत्तीसगढ़ में जब इनके खिलाफ एक्शन शुरू हुए जी, तो मैं पहली बटालियन लेके छत्तीसगढ़ गया था 2003 में, कमांडेंट के रूप में। एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट थी। कितने जवान होंगे सर उसमें? 1000 जवान आपके अंडर थे उस टाइम पे जी। और उनको भेजा गया कि आप ये नक्सलाइट्स को कंट्रोल में करो। वहां पे क्या चैलेंजेस होंगे सर? वहां तो चैलेंजेस क्या कहें कि अब आप कल्पना करिए कि जहां हमारी 2 बटालियन गई थी, एक मेरी बटालियन थी, एक और कमांडेंट थे उनके अंडर में बटालियन थी, 2 बटालियन पूरे बस्तर में, जो बस्तर केरल से बड़ा है, ठीक है, उस बस्तर में केवल 2 बटालियन। और मेरी बटालियन तो बस्तर के अलावा भी थोड़ी और दूर थे, पखानजूर से लेके केरल जो पूरी स्टेट है, हाँ, उसको कंट्रोल करने के लिए 40,000 किलोमीटर करीब का इलाका है बस्तर। जो अबूझमाड़ जिस क्षेत्र को कहते हैं, उसका तो सर्वे नहीं हुआ था, अब सर्वे शुरू हुआ है। तो वहां तो सबसे बड़ा चैलेंज, जो चाहे पंजाब हो या कश्मीर हो, ये मुझे बिल्कुल बच्चों का सा खेल लगता है। छत्तीसगढ़ के आगे? छत्तीसगढ़ के आगे। छत्तीसगढ़ में जब हम पहुंचे तो वही बात कि वहां बताया कि साहब आ गए हैं, यहाँ से आदेश मिला पहुंचो। वहां जैसे पहुंचने के बाद इन्होंने कहा कि आप 30 दिन के लिए जा रहे हैं। तो डीजी साहब से मिले तो डीजी साहब बोले भाई ठीक है, आप हमारे इंटेलिजेंस हेड से मिल लो। उनसे हमने कहा कि काफ़ी सीनियर रैंक अफसर थे, तो सर बताइए क्या है, कैसे क्या करना है, क्या सिचुएशन है। बोले शर्मा जी आपका स्वागत है, लेकिन मेरे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है, आप खुद कलेक्ट करो और मेरे लिए भी लेके आओ। जबकि उनकी वो तो वहीं के प्राथमिक जिम्मेदारी उनकी है भाई, हम तो उनके सपोर्ट के लिए गए हैं। फिर उसके बाद डीजी साहब से बात हुई तो बोले कि साहब एक काम करें कि एक कॉम्बिंग ऑपरेशन कर दो, 30-30 किलोमीटर रोज चलो, 900 किलोमीटर का इलाका है, ये साफ हो जाएगा और आप चले जाना। फिर अंदर अंदर हंसा, लेकिन इतने बड़े अधिकारी थे तो उनसे मैं क्या कहता। तो फिर बाद में मैंने कहा, बताया मैंने, ये हो नहीं सकता कुछ भी जो आप कह रहे हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है, किस तरह वो ऑपरेशंस होते हैं। फिर उनको समझाया तो उनकी समझ में बात आ गई। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जो थाने थे उसमें हमारी एक प्लाटून जो है वो रख दी गई। वो 30वें दिन जब हम लोग सब अपने अपने बस के ऊपर हमने अपना बेडिंग वगैरह रखवा लिया, तब आया कि नहीं भाई आपका और 1 महीना बढ़ाया जाता है, फिर 1 महीना, फिर 3 साल के लिए हुआ। अब आप सोचिए कि वो 3 साल जो थे, जहां हमारी 2 बटालियन थी, आज वहां 60 बटालियन हैं,
60। और जिस समय हम वहाँ चलते थे, जगह जगह जैसे हम पहुंचे तो 5-5, 6-6 किलोमीटर में आईडी लगा देते थे वो लोग। 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर में। एक दिन एक इंसिडेंट हुआ तो छत्तीसगढ़ पुलिस की एक पोस्ट थी, उसके ऊपर फायर हुआ। तो जब हम दूसरे दिन वहां गए तो पूरे रास्ते में जैसे एक लोटा रखा हुआ है बड़ा वाला, उस पर लिखा हुआ है आओ मेरे साथ खेलो। अब 2-2 आईडी लगा रखी है, एक ऊपर दिखती हुई जिसे आप निकाल के फेंक दें और छुए तो दूसरी ब्लास्ट हो जाए। अच्छा। हाँ, तो ये पूरा इस तरह का था। दूसरा, शुरू में वहाँ जो नक्सलवाद था, नक्सलवादी जो दल थे, उनके खिलाफ कोई बैन भी नहीं था। उसको कोई ऐसा नहीं था कि भाई इनके खिलाफ ऑफिशियली कुछ बैन नहीं था उनके ऊपर, कुछ नहीं था। और आपको चलना है, मतलब आप कल्पना करिए कि आपकी गाड़ी चल रही। जैसे आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि वहाँ मैं गया तो रात को मुझे सूचना मिली कि हमारी एक जो दल है वो बाहर गया हुआ है ऑपरेशन के लिए, और रात में उसके ऊपर फायर हो गया। 2 जवान हमारे शहीद हो गए। तो एक दांतेवाड़ा या जगदलपुर से लगभग, दंतेवाड़ा करके जगह है। हाँ, दांतेवाड़ा से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर एक बहरमगढ़ जगह है, वहाँ से दल गया था। तो जब मैं वहाँ गया 24 किलोमीटर दूर, 24 किलोमीटर पैदल गए हम लोग। वहाँ जाकर देखा तो स्मारक बना रखे हैं उन्होंने बड़े बड़े। अच्छा। पूरा राजनीतिक एक स्ट्रक्चर बना रखा है कि एक उनकी लीगल सेल है, एक इनका ये है, उनकी पूरी अदालत लगती है। अपनी गवर्नमेंट चल रही है। हाँ, उन्हीं की गवर्नमेंट चल रही है। ये जो गवर्नमेंट थी ना, ये तो दिखती नहीं थी। इसका वो यूज करते थे कि भाई सबको पेंशन जो भी मिलनी है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही। अच्छा। डॉक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये वो लोग इम्प्लीमेंट कराते थे। डॉक्टर से कहा भाई अब तुम यहाँ आओगे, ये सारी चीजें उन्होंने वहां कर रखा था। Okay. अच्छा, वहां जो बैरमगढ़ थाना था, मैंने पूछा कि भाई कितने यहाँ केस दर्ज हुए, तो आप यकीन नहीं करो 3 साल से वहां कोई केस ही दर्ज नहीं हुआ था, क्योंकि सारी जजमेंट और वहीं खत्म। तो वो जो कोई बोला कि साहब यहाँ पैरेलल गवर्नमेंट है, मैंने कहा पैरेलल गवर्नमेंट नहीं है, इन्हीं की गवर्नमेंट है। फिर एक और वो बोला कि साहब ये तो आदिवासी हैं बेचारे, सीधे हैं कि उनको ये नहीं पता कि अंग्रेज चले गए हैं। तो दूसरा बोला कि इनको तो ये भी नहीं पता कि अंग्रेज आए थे। तो बड़ा एक वहां भी सीआरपीएफ ने बहुत काम किया है, बहुत हमने शहादत बहुत दी है। मुझे लगता है आई थिंक जम्मू कश्मीर से ज्यादा शहादत वहां दी गई है, क्योंकि वहां पे वो गाड़ियां उड़ाने का और इसका वो न्यूज में आता रहता है 30 सीआरपीएफ के जवान मार दिए या ऐसा 27। मुझे बहुत न्यूज में मैंने सुना हुआ इसका। वो यही है कि आईडी लगाना बहुत आसान है एक्चुअली। और आप जिस क्षेत्र में जाते हैं, अब जैसे मान लो 40 किलोमीटर का इलाका है, 40 किलोमीटर के इलाकों को आप हर समय अपने उसमें नहीं रख सकते, नजर में नहीं रख सकते, और उसमें 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता। कुछ जगह तो इन्होंने सड़क बनते समय अंदर आईडी फिट कर दी और तार बाहर छोड़ दिए कि जब जरूरत पड़ेगी तब हम जोड़ लेंगे। या फिर इस तरह लिया कि वो एक बना के लाते हैं आईडी और बस यहाँ छोड़ा, दूर से देख रहे हैं, आप आए और उन्होंने उसको कनेक्ट कर दिया। तो सर इनको भी क्या बाहर से सपोर्ट मिलता है? हाँ, इनको कुछ इंटरनेशनल सपोर्ट है, लेकिन जनरली ये लोग यहीं से पैसा इकट्ठा करते हैं। यहीं से, जैसे तेंदूपत्ता का कलेक्शन हो गया, या तंबाकू, मतलब तेंदूपत्ता से जो बीड़ी वगैरह बनाते हैं। अच्छा। और प्लस ये आपका जैसे जितने भी ठेकेदार हैं सब इनको पैसा देते हैं। अगर कोई भी बिल्डिंग बननी है तो नक्शा ये अप्रूव करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई ऐसी जगह ना हो ताकि अगर इसमें फोर्सेज वाले रुकें तो वो उनको कोई बचत हो जाए। अच्छा, ये ध्यान रखते थे, तो उनसे पैसे लेते हैं। ट्रांसपोर्ट जितने हैं उनसे सबसे पैसे लेते हैं। बिजनेसमैन जितने हैं उन सबसे पैसे, उनका टोल टैक्स अपना अलग चलता है, उनका अलग है, वो पैसे कलेक्ट करते हैं। तो सर अभी क्या हालात है नक्सल? अब तो फोर्स जैसे छत्तीसगढ़ में काफी कंट्रोल में है। मैंने बताया कि हमने जब शुरू किया था तो अगर आप नक्शे में देखेंगे तो महाराष्ट्र बॉर्डर पे पखानजूर, वहां से अंतागढ़,
फिर राव घाट से फिर छोटा डोंगर, नारायणपुर से छोटा डोंगर, फिर बैरमगढ़, फिर बीजापुर, इतने में हमारी एक एक बटालियन थी। तो इनकी डिमांड क्या है वैसे? ये लोग क्या चाहते हैं? जैसे आपने कश्मीर का बताया, पंजाब का हमें पता है, उन्हें खालिस्तान चाहिए था। नक्सलाइट्स की क्या डिमांड है? नक्सलाइट चाहते हैं एक्चुअली ये है कि जो मार्क्सवाद था कि भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई किसी का शोषण न करे, ये डिमांड है। चाइना कम्युनिज्म, हाँ कम्युनिज्म वो है, तो वो ये लोग चाहते हैं। तो इसमें यहाँ आके फिर जैसे नक्सलवादी इसको इसलिए कहते हैं कि जब वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ये मूवमेंट शुरू हुआ तो नक्सलवाड़ी एक जगह थी जहाँ से शुरू हुआ, जहां पर इन्होंने कब्जा कर लिया, सब लैंड रिकॉर्ड वगैरह जला लिए, जमींदार या जो भी पैसे वाले थे उनको मारा पीटा और अपना कब्जा थोड़ी देर के लिए कब्जा रखा। तो कानू सान्याल और चारू माजुमदार वो दो उनके मुख्य लीडर थे, लेकिन फिर वहाँ सीआरपी गई और दूसरी फोर्सेस गई, आर्मी गई, तो फिर उसको कुचल दिया गया आंदोलन को पूरी तरह से। लेकिन फिर उसके बाद वहाँ कम्युनिस्ट सरकार आ गई जो 35 साल लगभग रही। तो वहाँ जब प्रेशर पड़ा तो वो फिर सब जगह फैल गए। तो ये एक्चुअली कम्युनिस्ट की ही एक वो है, लेकिन जैसे सीपीएम है, मार्क्सवादी हैं, ये इसमें आ गए, आपके लोकतंत्र की जो प्रणाली है मेन स्ट्रीम में आ गए। ये लोग कहते हैं सीपीएम माओवादी अपने को, और ये कहते हैं कि हम ताकत के बल पे इसको बदलेंगे। वो जो उसने माओ ने कहा था कि सत्ता जो है बंदूक की नली से निकलती है, तो वो उस तरह का। तो सर आप फिल्म्स देखते हैं? आपने आर्मी पे बेस्ड फिल्म्स देखी होंगी? हाँ, मैं कौन सी है ये नहीं पता, लेकिन हाँ देखी है। ये जो भी ये दिखाई जाती है फिल्मों में, आपको क्या लगता है सर कि ये कितने हद तक सही हैं फिल्में? अधिकतर रियलिटी से थोड़ा दूर रहती हैं। अच्छा, दूर रहती हैं। जैसे अब आज इनको लाल सलाम वगैरह जो फिल्म आप कहते हैं, उसमें इनका थोड़ा सहृदय दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं तो बहुत इंटीरियर में, मैं खुद एज ए कमांडेंट जाता था, तो ये लोग बच्चियों को, छोटी छोटी 10-10, 11-11 साल की बच्चियों को अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाते हैं, उनको अपने दल में भर्ती कर लेते हैं, फिर वो सारी चीज़ें हैं। तो लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। तभी ये सलवा जोड़ों में एक आंदोलन शुरू हुआ था वहाँ 2005 में, जो इनसे अगेंस्ट थे, जो लोग हमारे आदिवासी भाई, तो उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, उसको गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। तो उनको गवर्नमेंट ने हथियार भी दिए और पैसा भी दिया थोड़ा सा, लेकिन कुछ लोग फिर चले गए सुप्रीम कोर्ट में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, सलवा जोड़ आंदोलन। अदरवाइज ये और पहले भी खत्म हो सकता था। ओके, तो सर आपको मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं अभी ये आपके ऑपरेशंस के, मैं थोड़ा आर्मी और सीआरपीएफ का जो फ़र्क है उसके ऊपर बात करूँगा। क्या आपको लगता है कि आर्मी को सहूलियतें, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड और बेटर वो दिया जाता है सीआरपीएफ से? क्योंकि मुझे लगता है कि आर्मी को थोड़ा ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। हाँ, देखिए, जो परेशानी है वो सीआरपीएफ में ज़्यादा है। एक तो आर्मी का एक फिक्स टेन्योर होता है, भाई आपने 3 साल वहाँ कर लिया, उसके बाद आपको मिलना ही मिलना है एक शांतिकालीन स्टेशन। आपको फिर वहाँ जवान की एक नौकरी जो है वो 16-17 साल तक के बाद, फिर उसके बाद उनको पेंशन भी है। सीआरपीएफ को पेंशन नहीं है? सीआरपीएफ को 2004 के बाद पेंशन नहीं है। तो सर इनको क्या सिक्योरिटी है फिर जवानों को? अभी न्यू पेंशन स्कीम वगैरह जो गवर्नमेंट लाई है तो वो है। अदरवाइज अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। हाँ। पर जो अभी नई पेंशन स्कीम है वो तो आपकी सैलरी में से ही काट के जमा किया जाता है। हाँ, लेकिन अब ऐसा है कि जितने भी विकसित देश हैं वहाँ इस तरह की प्रणाली अब सरकार सोच रही है कि, हालांकि सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, इनको तो कम से कम इनको देना चाहिए, क्योंकि सर उतनी ही सुरक्षा, उतनी ही जान का जोखिम आई थिंक किसी भी आर्मी पर्सनल को है जितना इनको है। अब आप देखिए कि जैसे अभी तक नक्सल एरिया में आर्मी नहीं गई है,
जी, कभी नहीं गई है। तो मैं आपको अब आप एक, क्योंकि आप जहीन व्यक्तित्व है आपका, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। मैंने आपको ताकी लोड की घटना बताई थी। ताकी लोड में मेरे 2 जवान शहीद हो गए। उनके शव को मतलब एम्बामिंग करानी है, सबको संरक्षित करना है। तो इंटीरियर से लेके जाना है रायपुर तक, बीच में सब कहीं खराब ना हो, गर्मी का दिन है तो बर्फ का अरेंजमेंट भी करना है, फिर उनका पोस्टमार्टम भी कराना है, फिर उनके टिकट भी रिजर्व करानी है, ठीक है, और फिर उनके घर भी भेजना है। ये काम सारा मुझे करना पड़ा, ठीक है। वहाँ जो हालांकि स्टेट पुलिस वाले मदद करते हैं, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी, भाई हम आपको पैसे दे देंगे, भेज देंगे, आप इतनी बर्फ इसमें रखवा दो, ठीक है। वहाँ जाके पोस्टमार्टम जल्दी हो जाए, फिर वहाँ एयरपोर्ट पे सारे प्रबंध, फिर ये सारा एक बटालियन कमांडेंट को, अगर इस काम को आर्मी कर रही होती तो उनके हर एक चीज काम के लिए अलग अलग वो हैं डिपार्टमेंट्स है। भाई ये हो गया, फिर वो कहेंगे भाई इसको डिक्लेयर करो युद्ध क्षेत्र, जहां आपकी गाड़ियों को उड़ाया जा रहा है और आप उसमें बिल्कुल इन्हीं कानूनों के तहत कैसे करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लो कोई खतरनाक बीमारी हो गई XYZ को, तो उसके लिए तो ICU है ना, उसके लिए अलग कानून है, उसके लिए अलग सुविधाएं हैं, उसके लिए सारी चीजें हैं। जनरल वार्ड में नहीं रखा जा सकता। भाई कैसे करोगे आप उनको? ये थोड़ी है कि खांसी जुकाम का आपने एक दवाई दी और ठीक हो गया। तो हम लोगों को इतनी बड़ी सिचुएशन से लड़ने के लिए बिना कुछ प्रिपरेशन के तुरंत भेज दिया जाता है। ये एक बड़ा डिफरेंस है आर्मी में और CRPF में। तो सर एक ये हम बात कर रहे थे कि कोई उनको वहां पे भेज दिया जाता है सीधा, कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वो बता रहे थे आप। जैसे एरियाज में जैसे ट्रेनिंग इन द सेंस लाइक कुछ मतलब तैयारी करने का समय नहीं मिलता। कभी कभी तो स्थिति इस तरह की होती है कि जैसे सडनली कहीं इस तरह का, जैसे मणिपुर का हो गया, तो अब मणिपुर में आपको जाना ही जाना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। फिर कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां आपको जाना पड़ता है, लेकिन कुछ स्थितियों का पहले से आकलन करके और तैयारी करनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि नक्सलवादी ऑपरेशंस में इनको और पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, और विशेष तौर से स्टेट पुलिस को ज्यादा करनी चाहिए थी। जी अच्छा सर, जैसे आपने तो कोबरा फोर्स जो है, जो इनकी CRPF की कमांडो फोर्स है, उसका आपने आप कमांडर थे, आप IG भी रहे उसके, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ कि वो क्या एलीट फोर्स है कोबरा। एक्चुअली जैसे आंध्र प्रदेश में आपने सुना होगा ग्रेहाउंड, ग्रेहाउंड एक फोर्स है जो एंटी नक्सल्स ऑपरेशन करती है उनके। तो जब इस तरह की पहले देखा गया था, दंगे ज्यादा हो रहे थे बार बार ये सब, तो रैपिड एक्शन फोर्स बनाई गई, और उसके बाद से ये देखा गया कि दंगों में कमी आई है, क्योंकि आपके पास एक फोर्स है जो कि स्पेसिफिकली उस चीज के लिए जीरो टाइम रेस्पॉन्स, मतलब उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिली तो उसमें टाइम फिक्स किया हुआ है, 30 मिनट में आप सामान आपका गाड़ियों में पैक होगा। 2 कंपनी तो हर समय तैयार रहती हैं बटालियन में, जैसे ही सूचना आई तो गाड़ियों में सामान है और 30 मिनट में आप निकल जाओगे वहां से, और फिर जो जर्नी का टाइम लगेगा वही लगेगा। इक्विपमेंट इस तरह के दे दिए। फिर पहले से जाके हम जो सेंसिटिव इलाके हैं, जैसे दिल्ली है तो जामा मस्जिद का इलाका हो गया, या दूसरे इलाके हो गए, या सीलमपुर हो गया, या इस तरह के इलाके, तो वहां हम जाके पहले से फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज कहते हैं वो करते रहते हैं कि भाई कहाँ है, कौन कौन सेंसिटिव आदमी है, कौन कौन यहाँ के अच्छे आदमी हैं जिनसे संपर्क करके हम शांति स्थापित कर सकते हैं। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो उससे दंगों में बहुत हद तक कमी आ गई भारत में। उसके बाद जब ये नक्सल्स ज़्यादा बढ़ गए और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये कहा कि इस समय भारत की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी जो खतरा है वो नक्सलवाद से है। कई स्टेट्स में 11-12 स्टेट्स में फैल गया, 200 से ज़्यादा जिलों में आ गया। तो फिर ये सोचा गया कि इसके लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई जाए जो कि स्पेशली इसी काम के लिए हो। तो कोबरा का गठन हुआ।
पहले 2 बटालियन, फिर 4 बटालियन, फिर 4 बटालियन, इस तरह 10 बटालियन बना के एक आईजी को उसका हेड बनाया गया। और पूरी तरह उनका, जैसे बेलगांव में हमारा एक ट्रेनिंग स्कूल कोबरा के लिए बनाया गया, और पूरी जो भी नक्सल्स के इलाके हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गई, बिहार हो गए, झारखंड हो गए, यहाँ इनके बटालियंस के हेडक्वार्टर बनाए गए ताकि वो जैसे ही सूचना मिले तो ऑपरेशन करें जाके। तो सर क्या उनकी जो कमांडो होते हैं उनकी ट्रेनिंग थोड़ी अलग होती है? ट्रेनिंग बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है, बहुत सख्त, और मानसिक रूप से उनको तैयार कर देते हैं। जैसे मान लो आप हैं, अभी झिझकेंगे, आपसे कहें कि साहब यहाँ पानी है नीचे, आप नहीं कूद पाएंगे, लेकिन आपको 2-4 बार कुदा दिया जाए तो आप कहेंगे अरे ये तो कुछ नहीं। फिर मेंटल, तो जो मेंटल बैरियर्स होते हैं शारीरिक क्षमता के, एक तो शारीरिक मतलब दौड़ा के और दूसरी तरह की एक्सरसाइज से शरीर ऐसा कर देते हैं कि आपके अंदर वो तैयार हो जाती है कि मैं हूँ, अपने ऊपर आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ठीक है। और दूसरा जो इक्विपमेंट है, फिर जैसे कहते हैं कि हथियार जो है वो इतना ज़्यादा आपको फ्रेंडली लगने लगता है कि आप आंख बंद करके भी 1 मिनट से भी कम समय में खोल देंगे और जोड़ देंगे उसको, आंख बंद करके, इतना, जैसे ताकि अंधेरे में भी अगर कोई रोक पड़ गई, हथियार तो हथियार है, मशीन है, तो आप उसको तुरंत ठीक कर सकते हैं। प्लस फिर हर एक क्षेत्र में, जंगल में है, जैसे 7 दिन आपको सर्वाइवल है, तो कितना पानी ले जाएंगे, कितना खाना ले जाएंगे, तो आप वहीं सर्वाइव कर सकें सारी चीज़ें। फिर जंगली चीज़ों से कैसे, किससे बचना है, किसको क्या करना है, अगर जंग खाना नहीं है तो क्या चीज़ आपको खानी है, तो इन सब चीज़ों को पूरी तरह से सिखाया जाता है, और बड़े कड़े स्तर पर, और हथियार की फायरिंग वगैरह स्किल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ओके सर, जैसे आपने मुझे अभी 3 टेरेन में आप काम कर चुके हो। पंजाब तो पूरा मैदानी इलाका है, वो पहाड़ी इलाका है जम्मू कश्मीर, और ये पूरा जंगल है। आपके हिसाब से कौन सी सबसे डिफिकल्ट है? देखिए, जो आतंकवाद है वो LWE का सबसे खतरनाक है। अच्छा। क्योंकि वहाँ आपके पास एक तो इन्फॉर्मेशन जीरो है, और आपको पता नहीं है सिविलियन है। दूसरी बात है कि वहाँ आदिवासी हैं, उनको पकड़ भी लोगे, उनको उनसे आप किस तरह की बात करो, कैसे इन्फॉर्मेशन लोगे। और दूसरा है कि जैसे जंगल है, आप कितनी तरह की परेशानी, आप गाड़ी ले जा नहीं सकते, पैदल ही जाना है। गाड़ी ले गए तो गाड़ियों को भी उड़ा देते हैं, जैसा आपने देखा है, कई इंसिडेंट हुए। अब पैदल पगडंडी एक है, अगर आप पगडंडी पर चलेंगे तो वहाँ ID लगा देंगे। दूसरा है कि पगडंडी और रास्ता छोड़ के चलेंगे तो वो गड्ढे खोद के और उसके नीचे कील जो है लंबी लंबी इतनी बड़ी बड़ी कील लगा देते हैं, ताकि आप जैसे जाएंगे और वो ऊपर घास वास लग दी। अब कितना आदमी सचेत रहेगा, तो आपका पैर पड़ा, पैर गया तो पूरी कील आपके पैर में चली गई। तो ये सब चीजें जो हैं वो, अच्छा इंफॉर्मेशन उनको मिल जाएगी क्यों, दूर से देख लेंगे वो आपको। तो ये सब चीजें कोबरा को इसमें पारंगत किया जाता है। भाई अब ठीक है, एक प्रोब लेके चलते हैं कि आगे आगे देखते चलो कहाँ कैसा है क्या है। जैसे कील है तो हमने उसमें मैग्नेट लगा दी, एक्सप्लोसिव डिटेक्टर लेके चलते हैं, दूसरी चीजें लेके चलते हैं, फिर भी कभी कभी इंसिडेंट हो जाता है। उससे तो बचा नहीं जा सकता। लेकिन वो ऐसा है कि जब तक आज कमांडर है ना, जब आपकी ट्रूप्स बाहर जाती है तो जब तक वो वापस नहीं आती तो बस आप जागते ही रहते हैं, टेंशन रहते। जैसे वो माँ बाप नहीं होते। हाँ बिल्कुल। बच्चा रात को अगर लेट हो जाता है तो जब तक घर नहीं पहुंच जाता तब तक माँ बाप सो नहीं सकते। जैसे फिर जब वो जाता है जैसे हाँ भाई ये ले लिया सब आप चेक करते हैं। वो हर एक स्तर पर वहाँ भी चेक करते हैं, लेकिन हम भी एज ए IG करते थे भाई क्या क्या लेके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे है, कितना है, क्या इन्फॉर्मेशन है, पानी कितना ले लिया, दवाई रख ली कि नहीं रख ली, ये सारा है, खाना कितना रख लिया, ये सब चीज़ें आपको यहाँ भी हम ऑब्जर्व करें। हालांकि वो खुद में इतने ट्रेंड होते हैं कि वो हर एक चीज़ पूरा अपना टिक मार्क करके चलते हैं, और बेहतरीन फोर्स है कोबरा। तो कौन कौन से ऑपरेशन वैसे कोबरा ने किए हैं? कोबरा ने लालगढ़ का ऑपरेशन जो वेस्ट बंगाल में हुआ है, जो जहाँ बहुत बड़ा एक मिलिटेंट मारा, अधिकतर मिलिटेंट जो बड़े बड़े मारे हैं
वो कोबरा ने। ये आप छत्तीसगढ़ नक्सलाइट उसकी हाँ, एरियाज की बात करें, हाँ। कोबरा मोस्टली नक्सलाइट एरियाज में ही। कोबरा केवल नक्सलाइट एरिया। अभी फिलहाल जब ये जम्मू के इंसिडेंट हुए थे तो एक इंफॉर्मेशन आई थी, कोई 1-2 कोबरा बटालियन जम्मू में भेजी जाएगी। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो वहां पे हाँ ट्रेंड फोर्स है। और दूसरा है कि पहाड़ी इलाकों में भी और जंगली इलाकों में सबसे खतरनाक हमारी कौन सी सर कमांडो फोर्स है? वैसे पूरी मिलिट्री फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। पैरा भी अच्छी है, जो पैरा फोर्स है, पैरा का है। और दूसरा फिर उसके बाद तो कोबरा इसको इक्वली समझो। अच्छा, पैरा के, क्योंकि इतनी अब रोज देखिए 2 चीजें होती हैं। एक तो आपने, वो हमेशा एक्शन में ही रहते हैं, वो हमेशा और हर दिन। अब आप सोचिए कि आधी फोर्स हर समय एक्शन में रहती है। इंटीरियर में जहां आम आदमी नहीं जा पाता वहां तो हमारे कैंप हैं। अच्छा, हर समय तो 6 महीने आप फील्ड में हैं, रोज आप बाहर निकल रहे हैं। और हमेशा अपने सेंसेस को शार्प रखना, क्योंकि आपको पता ही नहीं दुश्मन कौन है। भाई नहीं रखे तो फिर बस फिर खत्म। तो ये तो सर कभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे कि यार आज तो दी एंड है, मतलब अब यहां से नहीं निकला जा सकता? एक बार हम ऑपरेशन गए थे कश्मीर में। अच्छा, तो कश्मीर में रात हो गई, तो फिर वो चारों तरफ उन्होंने एम्बुश लगा लिया। मालूम हो गया हमको कि एम्बुश लगा लिया है इन्होंने। अच्छा, आप जहां पे थे उसके चारों तरफ से घेर लिया गया, वो जैसे पुलिस वाले कहते हैं आपको चारों तरफ से घेर लिया गया। हाँ। लेकिन फिर हमारे पास तकनीकें थी तो उसको फिर करके हम निकल के आए वहां से। वो अच्छा। एक तो उसमें फायरिंग वायरिंग? हाँ, फायरिंग हुई। अच्छा, के आए। अभी जैसे एक आपको एग्जांपल दें कि बटमालू के पास उस समय हालत बहुत खराब थी, तो एक बीएसएफ के जवान शहीद हो गया। वहां फायरिंग की मिलिटेंट है, उसकी एसएलआर को लेके चले गए। अच्छा, और अब ये स्थिति है कि उसकी डेड बॉडी को भी खींच के ले जा रहे थे मनोबल तोड़ने के लिए। तो हमें सूचना मिली, तो वहाँ के जो डीजी साहब थे उन्होंने कहा भाई चलो। तो मैं था, एक अधिकारी और थे, हम लोग 1 टन हमारे पास बुलेट प्रूफ थी। अच्छा, तो हम गए तो उन्होंने पीछे जो पिलर होते हैं रोड के, उसको तोड़ के उसके पीछे एलएमजी लगा रखी थी। अच्छा, जीपीएमजी वहाँ थी, एलएमजी जनरल पर्पस मशीन गन। और वहां से फिर फायर किया उन्होंने। तो जो हम बैठे हुए थे उसके जो बुलेट प्रूफ शीशा था, तो वो पहली बार अनुभव हुआ कि वो जो उसके इम्पैक्ट से बुलेट प्रूफ शीशा जो पीछे आया। अच्छा, हाँ, तो वो हुआ फिर। तो इस तरह के एक नहीं, आप जैसे कई जगह तो मतलब आपके मुंह पे गोलियां चल रही हैं, चल रही हैं। आप ये यकीन करिए। फिर सर वैसे क्या चलता होगा दिमाग में जब, जैसे आई थिंक सीआरपीएफ ताज ऑपरेशन में भी इन्वॉल्व थी, या आप जैसे ये वाले ऑपरेशंस बता रहे हैं जहां पे आपको पता है कि यार 99% चांसेस है कि आप वापस नहीं आओगे, तो उस टाइम क्या चल रहा होता है दिमाग में? क्या इंसान को डर खत्म हो जाता है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आदमी को अपनी जान का डर ना हो? नहीं, वो तो देखो, जान का डर तो रहना भी चाहिए। और हमें तो केवल अपनी जान का डर नहीं होता, हमें अपनी जवानों की सुरक्षा का भी वो रहता है कि इनको भी सुरक्षित रखना है। तो इसीलिए जो प्लानिंग पहले करते हैं, लेकिन स्थितियां आपके विरुद्ध जाती हैं। तो आप गाड़ी में चल रहे हो, अटैक हो गया, उसमें आप क्या प्लानिंग कर सकते हैं? क्या प्लानिंग करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उसमें क्या प्लानिंग करेंगे। नीचे लगा दिया, उसमें क्या आप, क्योंकि आप 50 किलोमीटर जाना है, कहीं लगा सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं तो इवन मुझको खुद को मैं नहीं इतना वो रखता था कि मैं भी अपने को नहीं बताता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब आप कल्पना कर लीजिए, कश्मीर यहाँ छत्तीसगढ़ में मेरे एक बैचमेट आए हुए थे, चुनाव होने वाले थे। तो हमने एक जगह का प्लान किया, हमने कहा वहां जाएंगे। तो वहां सडनली चलते चलते बीच में ही दिमाग आया, मैंने कहा यहाँ की जगह यहाँ चल रहे हैं हम। अच्छा, थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा कि वहां जो पुलिस की, स्टेट पुलिस की एक गाड़ी जा रही थी, उसको उन्होंने उड़ा दिया पूरा, और उसमें शहीद हो गए हमारे साथी। तो आप कभी, क्योंकि देखिए आपने किसी को बताया, अगर प्लान मूव है एक जगह, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रायपुर जाना है, रास्ते 2 ही हैं, तो आपको या तो इसको लोगे या इसको लोगे।
उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, 2 रास्ते हैं, दोनों पे लगा सकते हैं वो। फिर हमारे पास टाइमिंग्स का रहता है, भाई कितने बजे मान लो है तो हम रात को उठ के चल देते थे। तीसरी बात गाड़ियों का रहता है कि गाड़ी जो हम कुछ ऐसी गाड़ी रखते थे जो कि सिविल लुक की तरह रहें ताकि उनको पता ना चले। तो यही 3-4 चीजें। या फिर हम अपनी फोर्स को बस में भेजते थे, बसेस में, क्योंकि बसेस में उनको मालूम नहीं है सीवेज में है, लेके जा रहे हैं। तो ये सब चीजें ठीक रहती हैं कि किस तरह। पर लेकिन सर एक सोल्जर की मेंटालिटी क्या होती है जब उसको पता है सामने से गोलियां चल रही हैं? गोली का जवाब गोली, उसमें 2 राय नहीं है, वो दुविधा नहीं है, कोई दुविधा नहीं। और मेरे साथ तो जीवन में कभी दुविधा नहीं रही, स्पष्ट था गोली का जवाब गोली। हमने कभी कोई दूसरा सोचा ही नहीं। अच्छा, कभी नहीं सोचा। तो सर पर्सनली आपने कभी वो एक्शन में किल किया है या आप हमेशा, क्योंकि एज अ कमांडर आपकी ड्यूटी थी पूरा प्लान करना? जैसे असिस्टेंट कमांडेंट हैं तो वो तो ऑपरेशन में ही रहते थे, एज ए डेप्टी कमांडेंट भी ऑपरेशन में। तो कमांडेंट जिसमें मुझे गैलेंट्री मेडल मिला, जो आप पूछ रहे थे जी, तो गैलेंट्री मेडल जिसमें मिला है उसमें मैं ऑपरेशन में था। ओके। जहाँ हमारे एसपी भी इंजर्ड हो गए, हमारे असिस्टेंट कमांडेंट भी इंजर्ड हो गए, दूसरे साथी इंजर्ड हो गए। तो वहां फिर मैंने पूरा उनको ठीक करके, मोरल बूस्ट करके, और उनको आतंक जो नक्सली थे उनको मारा भी, इनको लेके आए, फिर सारा काम। आपको कभी इंजरी हुई सर? इसी वाली उसमें जो ये छत्तीसगढ़ का था, तो हाथ में थोड़े स्प्लिंटर वगैरह थोड़े लगे थे। अच्छा। अदरवाइज भगवान की वो रही कि बिना इंजरी के आप निकल आए ऐसी जगह से। और एक दिन की बात नहीं थी, कभी कभी तो एक दिन में 2 बार 3 बार जाना पड़ता था। और अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई कंपल्सन था, मतलब हमारे पास इसका विकल्प रहता था कि आप जाएं या न जाएं। अच्छा। जैसे कश्मीर में, आपको एक उदाहरण देता हूं, आप इसको देखिए कि हमारे पास एक तरह से कुछ एक इंफॉर्मेशन आ गई, चलो यहां तक से बात शुरू करते हैं। एक इंफॉर्मेशन आई कि फलाने घर में एक मिलिटेंट की शादी है। तो एक जैसे कश्मीरी था हमारे पास, उसने ये कहा सर कि यहां जिसकी शादी होती है वो चौथे दिन अपने पुश्तैनी घर में बिताएगा। ओके। ये इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब उसका घर जो था वो एकदम इंटीरियर में, जो अनंतनाग जिले में इंटीरियर में गांव था। तो प्लानिंग हुई, भाई सारी कंपनियां दे दी गई, बोले प्लान करो, प्लान कर लिया। अब जब रास्ते में चलने लगे तो एक कंपनी छोड़ी, दूसरी कंपनी छोड़ी, लास्ट में हम जो ग्रुप था वो रह गया। तो ग्रुप ने पूरा घेर लिया। अब ऊपर जो था वो एक बत्ती जली, तो मैंने कहा मैं जाता हूं। मैं गया, और जैसे हमने ये पूरा ऑब्जर्व करके रखते थे कि कैसे दरवाजा किधर खुलेगा, खिड़की किधर खुलेगी, ये पूरा स्टडी करके बाद तो गए। तो मैंने एक जोर से पैर मारा और वो दरवाजा खुला, तो वो AK-47 लेके जवान खड़ा हुआ, वो जो आतंकवादी था वो था। अब आप सोचिए कि वो आतंकवादी, उसको एक चांटा दिया मैंने जोर से, उसकी AK-47 छीनी। अच्छा, वो उनकी फर्स्ट नाइट थी। आप कल्पना करो, वो आंख बंद करके उसको चादर दी, जो बेचारी नवविवाहिता थी। और वो फिर उसको लेके आए आतंकवादी को, कि सारी चीजें थी। ये 1,90,00,000 की एक डकैती पड़ी थी जम्मू कश्मीर बैंक में। अच्छा। तो जब हमने पूछा कि भाई ये कैसे कैसे क्या है, तो वहाँ से वो कहने लगे, बोले साहब हमें तो इतने ही पैसे मिले थे, बाकी तो चले गए, रख लिए होंगे उन्होंने। मतलब उस समय की हालत आप लोग सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से उसके पास से ही हमें 2,90,000 रिकवर हुए। जो तो सर ये जो पकड़े जाते थे, कभी आप लोगों ने इनको भी कन्वर्ट किया है कि यार तू हमारे साथ ही मिल जा? पूरी तरह से ये हमारे साथी हो जाते थे, दोस्त। अच्छा, फिर ये आपको इन्फॉर्मेशन देते थे कि भाई ये वहाँ अभी तो भाई ऐसा है कि बिना उसके तो, अब भगवान राम जो हैं वो सेना पूरी लेके थोड़ी गए थे, सब वहीं से इकट्ठा करते हैं। तो वो जो है कश्मीर
कि जो फिर जिनको असलियत समझ में आ गई कि भाई क्या है, ये तो भ्रमजाल है, आतंकवाद जो है कुछ नहीं है, तो फिर वो हमारा सपोर्ट करते थे। तो ये वैसे सर, जैसे जब आप लोग हो गए वहाँ पे, आप लोग भी थे, सीआरपीएफ भी वहाँ पे, आर्मी भी वहाँ पे, बीएसएफ भी है वहाँ पे, और भी आई थिंक कंपनीज हैं, तो ये लोग आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं? हाँ, बड़े स्तर पे इंफॉर्मेशन से, छोटे स्तर पे शेयर नहीं होती इंफॉर्मेशन। ओके। जो ऊपर लेवल है, जैसे आईजी वगैरह हैं, आर्मी का कमांडर हैं, इनमें आपस में ये यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ये मैंने पता नहीं कहाँ कहीं सुना था कि इंडियन आर्मी ने तो अपने वो वॉकी टॉकी भी सेट कर रखे हैं, वो लोग क्या बात कर रहे होते हैं ये भी पता चलता है। अभी मैं आपको एक सुनाता हूँ कश्मीर की। कश्मीर में मैं इलेक्शन कराने उसके बाद गया। अच्छा। तो इलेक्शन करा के लंगेट एक जगह है जहां से ये इंजीनियर रसीद का जो चल रहा है, ये उसके पास से, तो लंगेट में वहां मैंने कैंप बनाया। अब उन दिनों फिदाइन अटैक बहुत हो रहे थे, तो मैंने चारों तरफ जेवीसी मंगा के गड्ढे खुदवा दिए ताकि कोई डायरेक्ट ना आ पाए, और हमारे सबके रहने की जगह भी नीचे गड्ढे बना के ऊपर से टेंट लगा दिए। ओके। ठीक है। अब वो ऑपरेटर जो है वो मेरे पास आया एक दिन, बोला सर ये रात को गाली देते हैं। अच्छा। आतंकवादी कैंप के बाहर से? नहीं, इस पे, अच्छा, पाकिस्तान से। अच्छा। तो मैंने कहा यार मुझे भी सुनाना तू कभी। तो एक दिन 12-1 बजे थे, तो वो आया, बोले सर आ गए। अच्छा, आ गए। तो वो देखा तो गाली दे रहा है, मुझे लगा ये तो बच्चा लग रहा है। मैंने दूसरी तरह से उसको ट्रीट करने की कोशिश की। मैंने कहा कि भाई बेटा आप तो पढ़े लिखे लगते हो, मुझे लगता है कि आपके वालिद भी अच्छे हैं, और फिर आप ये गाली क्यों दे रहे हो। फिर वो थोड़ी देर, फिर वो रोने लगा वहीं। उसकी 17-18 साल उम्र थी, ये लोग उसको अकेला छोड़ गए थे ऊपर कहीं पहाड़ पे। अच्छा। चले गए थे 5-6 दिन। बोले सर मुझसे बात करते रहो, सर मुझसे बात करते रहो। मैंने कहा देखो कैसा, मैंने कहा बेटा ये गलत चीज है, आप अच्छा पढ़ो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने वालिदान की सेवा करो, अच्छा काम करो, इसमें कहाँ फंस रहे हो। वो रोने लगा लड़का। तो ये तो आपका सही है कि वो तो कर हर एक ट्यून करके सुनते। मोस्टली वैसे तो जब पकड़े जाते होंगे रोते ही होंगे। हाँ, फिर तो कुछ लोग तो चलिए नहीं बताइए। चलिए, कुछ लोग तो आके ही कह देते थे, बोले सर क्या करना है हमें मालूम है। वहाँ जो था कश्मीर में, कि उनको भी मालूम रहता था कि सिक्योरिटी फोर्सेज मिलेंगे। वो एक दिन हम एक आतंकवादी पकड़ लिया हमने, तो हमने कहा भाई चलो, तो कितने चलना है। बोले सर 18 किलोमीटर। चलो चलिए। और वो जहाँ उसने ले गया था हथियार जहाँ रखे, तो वो आ गया 9-10 किलोमीटर पे। अच्छा। हथियार मिल गए, हम खुश थे। मैंने कहा भाई ये बता कि तूने ये क्यों किया, ये दूर क्यों बताया। बोला सर मुझे किसी ने बताया था कि अगर सिक्योरिटी फोर्स को बताओ और उससे ज्यादा दूरी निकलती तो बहुत डांटते हैं। अच्छा। और रियली हम लोग बहुत ज्यादा बता के चलो कि कम में मिल गया था, हम लोग खुश हो गए। बहुत बेचारों का ब्रेन वॉश करके वैसे उनको मरने के लिए यहाँ भेज दिया जाता है। एक और मैं आपको बताऊं कि एक बहुत उनका टॉप मिलिटेंट था, तो वो फिर हमारा साथी था, हमसे बन गया था। हाँ, बहुत मतलब उनके टॉप उसमें से। तो वो सुनाने लगा कि हालांकि उसने एक बात और कही, मैं भूल जाऊंगा तो अभी बता देता हूँ कि सर ये जो यहाँ हो रहा है, अगर पीओके में करवाना है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो इतना इतना पैसा दे दो, मैं वहां करवा दूंगा। इतनी उसकी पहुंच थी। अच्छा। तो वो जो है उसने एक घटना सुनाई कि बोले सब जब उधर से पाकिस्तान से आ रहे थे तो एक बच्चा भी हमारे साथ था 14-15 साल का, हथियार लेने के लिए उसको ले गए हम। तो बोला वहाँ जब सबको रोटी दे दी खाने के लिए, देखा मैंने तो वो उंगली खा रहा है अपनी, और उंगली उसको मालूम नहीं थी रोटी की जगह, मतलब रोटी खाते खाते उंगली उसके मुंह में चली गई, क्योंकि ठंड की वजह से सुन्न हो गई। तो मैंने कहा तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। बोला यार सर मुझे भी बहुत ही बुरा लगा उस समय कि ये हम क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ। बोले फिर उसके बाद मैं कभी भी पहले बताता था
तो ये इनके साथ हुआ है कि ये जो है उंगली चबा गया वो छोटा बच्चा जो आया, तो ये इस तरह का जी, तो ये यूज करते हैं ना, ये यूज करते हैं इनको। छोटे छोटे बच्चों को 500 रुपए देके पत्थर फेंको। सर मैं और आपसे 1 घंटा बात करना चाहता हूँ, लेकिन आज हमें यहाँ पे इसको एंड करना पड़ेगा। मजबूरी है कि हमें एक सर्टेन ड्यूरेशन। नहीं, बहुत अच्छा है आपकी, बिल्कुल ये जो आपका इंटरव्यू लेने का तरीका है बेहतरीन, और बहुत सी यादें ताजा करवाई आपने, फिर उस एरा में ले गए। मैं बिल्कुल याद नहीं कराना चाहता था आपकी वो यादें, क्योंकि आई डोंट थिंक कि वो कोई बहुत ऐसी यादें हैं जो आदमी याद करना चाहेगा। नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जो एक आप जब भंवर में पूरी तरह फंसे होते हैं और लड़ रहे होते हैं, और आप फिर वहां से निकल के आ जाते हैं एक देश को विजयी करा के। आप कभी ऐसा एक्शन मिस करते हो यार कि चल रही है और हाँ, अब ये भी अपने आप में सर एड्रेनलिन है। आदमी आदी हो जाता है कि भाई कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा घर में। अब आप सुबह उठते हो, अखबार पढ़ते हो, चाय पीते हो, वो एक लाइफस्टाइल का आदी हो जाता है। मैं आपको बताऊं, जब कश्मीर के बाद मेरी पोस्टिंग डायरेक्टरेट में यहाँ दिल्ली कर दी, तो मेरा कुर्सी पे बैठने का मन नहीं करता था। अच्छा। मैं उठ के चल देता था। तो फिर मैंने एक शेर लिखा, मुझे थोड़ा सा लिखने का शौक है। हाँ। अब तो हर पल ही बेचैनी की आदत हो गई, चैन का हर एक लम्हा बेचैन कर देता हमें। तो वो आपकी कहना सही है कि वो एक एक्शन की आदत हो जाती है। अब लेकिन एक उम्र होती है, उम्र को समझ जाना चाहिए तक आ जाए। आपने एक और वो हम लोग वहां बैठ के पढ़ रहे थे, आपने देश के लिए कुछ 1-2-4 लाइनें लिखी थी, वो भी अगर एंड में आप हमें सुना सके तो। वो तो जैसे वो, जब तक है दम राष्ट्र प्रथम, जब तक है हम राष्ट्र प्रथम, ये तो उसकी लाइन थी। और वो जब हमारे माननीय गृह मंत्री आए थे तो डीजी साहब ने ये पढ़ी थी, और उन्होंने सबके सामने कहा कि ये जैसे हमने लिखी है, तो उन्होंने सबको बताया। एक और मैं आपको अपनी कविता सुना देता हूं। गुजर चुके हैं सब लम्हों से, क्या आंधी और क्या तूफान, धूप छांव की फिक्र करें क्या, दाव लगा दी है जब जान। अरे भरी भीड़ में खड़ा अकेला, नहीं मिटाऊंगा पहचान, मेरा सुर कैसा भी करकस, पर गाऊंगा अपना गान। अपने अपने रंग फेंक कर मेरा रंग बताते हो, मैं क्या था क्या हो सकता था, मुझको क्यों भरमाते हो, मुझको क्यों भरमाते हो। इसी फिलॉसफी पे जिंदगी कट गई। ये कविताएं वो हैं, वो ये आपने गन से लिखी हुई हैं, कलम से नहीं। सर बहुत मजा आया आपसे बात करके। रियली मैंने भी बहुत एंजॉय किया इस मोमेंट्स को। अमेजिंग मतलब एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में रहे हैं। होपफुली आपकी अब जो रिटायर्ड लाइफ है और मजेदार हो। हाँ, आनंद है उसमें भी उतना ही आपको एक्शन मिले जितना अब आपने आज करवा दिया। मैं मानसिक रूप से उन सब स्थितियों से फिर गुजरा आज। तो सर कभी वैसे ये मेरा ना मन करे जा रहा है, मैं आपसे कुछ ना कुछ पूछता जाऊं। वो जो एक होता है कि पोस्ट ट्रॉमा एक वो इफेक्ट होता है लोगों को जो वॉर उसमें रह चुके होते हैं, वो कभी आपको ऐसा लगा कि यार वो ट्रोमेटिक जो यादें हैं, कभी सोते सोते नाइटमेयर्स आना, या क्योंकि आर्मी और जो ऐसे एक्शन वाले एरियाज में रह चुके होते हैं उनको होती है वो प्रॉब्लम। वो जो कहते हैं ना कि दर्द जब इंतहा से गुजर जाता है तो महसूस होना बंद कर देता, क्योंकि हमें तो कोई ऐसा टाइम ही नहीं मिला ना। पंजाब के बाद कश्मीर के बाद छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट मणिपुर जहाँ सबसे ज्यादा बड़ा कैजुअलिटी रेट था, उसके बाद छत्तीसगढ़। तो समय नहीं मिला कि मुझे ट्रॉमा हो सके। रियली चलिए सर, बहुत अच्छा लगा रियली, मुझे सीरियसली बहुत मजा आया। और मतलब आई एम ग्लैड कि आप लोग खड़े हैं वहाँ पे, तो हम लोग यहाँ बैठ के सब बातें कर पा रहे हैं। और सब लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा यार, आपने जितने भी आर्मी फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो। और मुझे खुद को पर्सनली मैंने आपको बताया कि मुझे कहीं दिखते हैं तो मुझे बहुत सिक्योर फील होता है। मैं रियली ताली हो जाता हूँ कि हमें सबको ये सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जी, क्योंकि जो
मतलब कल्पना से ज्यादा कठिन स्थितियों में काम करते हैं और बहुत कम रिसोर्सेज में काम करते हैं, बहुत कम रिसोर्सेज, बहुत कम जैसे आप अब सीआरपीएफ का जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब मैं तो गवर्नमेंट से भी बोलूँगा यार कि एटलीस्ट ऐसी फोर्सेस के लिए तो पेंशन और वो सब कुछ होना चाहिए कि बिल्कुल, क्योंकि एक बार आदमी चला गया उसके बाद नहीं, आपकी ये जो विचार हैं, ये पूरी सीआरपीएफ इन विचारों के लिए प्रार्थना करेगी कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए। और चाहे किसी को मिले ना मिले, लेकिन आर्म फोर्सेस को तो सर बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही देश बचा हुआ है। मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूँ। मैं भी अनुरोध हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि सरकार से कि हमारे जो 2004 के बाद के साथी हैं इनको भी पेंशन दी जाए। और सर जब नेताओं को मिल सकती है 5 साल के सर्विस के बाद, तो आर्म फोर्सेस को क्यों ना मिले? ये 5 साल के अंदर जितनी बार आते हैं उतनी बार इनकी पेंशन बन जाती है। चलिए, आपने आज कहा है तो तरुण जी मुझे पूरा यकीन है कि आपका जो सहृदयता है, आपका जो ट्रांसपेरेंट जो एक पर्सनैलिटी है, वो सरकार जरूर सुनेगी और आपके चैनल मोदी जी तक जाए ये पॉडकास्ट और देखें और कुछ नया डिसीजन ले। ये जो चैनल आपका इतना पॉपुलर चैनल है और जो पॉडकास्ट है वो एक इम्पैक्ट डालेगा, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए सर, इसी इम्पैक्टफुल नोट पे एंड करते हैं आज का पॉडकास्ट। होपफुली भाई मुझे जितना अमेजिंग लगा सर से बात करके, आप लोगों को भी उतना मज़ा आएगा। और मज़ा आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंसेस सर ने बताए वो हम सब लोगों को पता होने चाहिए कि भाई ये होता है ना। और किस कंडीशन में हमारे आर्म फोर्सेस हम लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं 24 घंटे। कई बार मुझे श्योरिटी है कि सर आपने 48 घंटे भी बिना सोए निकाले होंगे खड़े होके। आपको बताऊं कि जब कश्मीर की हालत खराब चली, बुरहान वानी के तो केस में मैं अलग डीआईजी था, जब असिस्टेंट कमांडेंट हम थे, तो महीनों तक हम 18 घंटे रोज काम करते थे और कभी कभी तो वो 2-3 घंटे भी सोने को नहीं मिलते थे। वो भी तब सोने को मिल जाते होंगे जब आप कहीं जा रहे होंगे, गाड़ी में बैठे हैं तो थोड़ी सी आग मतलब वो रहता था कि भाई वहाँ है, आप करके आए ऑपरेशन, बोले साहब बुलाया है, क्योंकि अब इतने इन्वॉल्व हो के फिर। अच्छा, एक और बात होती थी कि हमें वो थकान भी नहीं आती थी, मेरे ख्याल थकान ने भी रास्ता भूल गई थी आने का। वही सर, इंडियन आर्मी की यही तो खास बात है कि मतलब कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे तो नहीं, बिल्कुल। जो सुरक्षा बल हैं भारत के, महान हैं। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, लाल बटन होता है उसको दबा दो, उसके पैसे नहीं लगते। कमेंट करें, आपको जो भी अच्छा लगे इस पॉडकास्ट में, अच्छा लगे तो कमेंट करो, बुरा लगे तो कमेंट करो, मैंने कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलती कर दी तो कमेंट करो। और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।